हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा बैंकिंग अवेयरनेस सितंबर महीने का भाग 2 हिंदी में। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ये एनुअल आया है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आया है, आइए उसकी बात करते हैं। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो होता है, इसको हमारा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस पब्लिश करता है, NSO यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन मंत्रालय के अधीन। और क्योंकि ये पूरे साल का आया है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। तो 3 पैरामीटर हैं जो आपको बस याद रखने होते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में। एक तो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ये बताता है कि आपकी जो भी आबादी है, मान लेते हैं आपकी आबादी है 100, ठीक है, तो उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो या तो काम कर रहे हैं या नौकरी ढूंढ रहे हैं, यानी या तो वो एम्प्लॉयड हैं, काम कर रहे हैं, या वो जॉब सर्च कर रहे हैं। तो हर 100 में, कहने का मतलब परसेंटेज, मान लो आबादी आपकी 1 करोड़ है देश की, तो कितने लोग ऐसे हैं जो या तो काम कर रहे हैं, और ये जो लोग मैं आपको कह रहा हूं ये 15 साल से उम्र के ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। ये जो भी आप डिनोमिनेटर में लेंगे इनटू 100, इसको बोलते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। यानी आपके देश में हर 100 में से कितने लोग ऐसे हैं जो या तो काम करने योग्य हैं, मतलब या तो वो काम कर रहे हैं या जॉब ढूंढ रहे हैं। तो कितने हैं ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना था हमारा? ये था 60.1% फाइनेंशियल ईयर 24 में। यानी भारत में हर 100 में से 60 लोग ऐसे हैं, हर 100 लोग मतलब हर 100 लोग वो जिनकी उम्र 15 साल से ज्यादा है, हर 100 लोग जिनकी उम्र 15 साल से ज्यादा है, उनमें से 60.1 लोग ऐसे हैं जो या तो काम कर रहे हैं या जॉब ढूंढ रहे हैं। इसको बोलते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। यानी भारत में हर 100 में से 40 व्यक्ति ऐसे हैं जो ना तो काम कर रहे हैं और ना काम ढूंढ रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशो। वर्कर पॉपुलेशन रेशो, वर्कर पॉपुलेशन रेशो क्या है? अगेन आप अपनी देश की आबादी को डिनोमिनेटर में रखिए, ठीक है। तो इसमें ऐसे कितने लोग हैं जो एम्प्लॉयड है, इनटू 100। यानी हर 100 में कितने लोग ऐसे हैं इंडिया में जो काम कर रहे हैं, जिनकी आबादी, मतलब हर आबादी में हर 100 में तो कितनी है वर्कर पॉपुलेशन रेशो हमारी? वो है 58.2%। और ये जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे वाला जो 1 साल होता है, ये जुलाई से स्टार्ट होता है, यानी 1 जुलाई 2023 से स्टार्ट हुआ था और ये खत्म हुआ 30 जून 2024 को। क्लियर? तो वर्कर पॉपुलेशन रेशो कितना है भारत का? 58.2%। यानी भारत में हर 100 में 58.2 लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयड हैं हर 100 में। अगेन ये 100 वो हैं जिनकी उम्र 15 साल से ज्यादा है, क्योंकि चाइल्ड लेबर वगैरह को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, और चाइल्ड लेबर इलीगल भी है वैसे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है? आपके जितने भी देश में लोग ऐसे हैं जो काम कर सकते हैं, यानी लेबर फोर्स जो आपकी है, जो आपकी लेबर फोर्स है, उसमें से कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं, इनटू 100। तो हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी वो कितनी थी? वो थी 3.2%। 3.2%। क्लियर? 3.2%। तो ये हमारे फिगर्स हैं सारे, ये आपको याद रखने हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वर्कर पॉपुलेशन रेशो और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारी फाइनेंशियल ईयर 23 में भी 3.2% ही थी, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में भी 3.2% थी अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और फाइनेंशियल ईयर 24 जब खत्म हुआ तब भी 3.2% थी। अगेन यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर से मतलब है जुलाई से जून वाला जो साल होता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम नहीं हुई है। इनफैक्ट 2017 के बाद पहली बार ऐसा है कि हमारी बेरोजगारी दर कम नहीं हुई है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट एक काफी बड़ा चैलेंज है हमारी सरकार के सामने। चलिए अब हम बात करते हैं 20 सितंबर का एक सर्कुलर है 2024, इंटरेस्ट एक्विलाइजेशन स्कीम ऑन प्री एंड पोस्ट शिपमेंट रूपी एक्सपोर्ट क्रेडिट। एक योजना भारत सरकार ने स्टार्ट करी थी। 2 तरह के एक्सपोर्टर होते हैं, एक नॉर्मल एक्सपोर्टर होते हैं और एक MSME एक्सपोर्टर होते हैं। तो एक्सपोर्टर जो है उन्हें सस्ता लोन मिले, इसके लिए स्टार्ट की थी। एक्सपोर्टर को ब्याज में 2% छूट मिलती है, और अगर MSME एक्सपोर्टर है तो उसे ब्याज में 3% की छूट मिलती है, जितना भी वो लोन लेता है उस पर। तो इसमें बेनिफिट को कैप कर दिया था, 1 साल में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का बेनिफिट नहीं लिया जा सकता, ना एक्सपोर्टर के द्वारा ना MSME एक्सपोर्टर के द्वारा। तो ये योजना कब स्टार्ट हुई थी? ये योजना स्टार्ट हुई थी 1 अप्रैल 2015 को। फिर ये एक्सटेंड होती गई और इसको खत्म हो जाना था 30 जून 2024 इसी साल। फिर ये 2 महीने के लिए और बढ़ा दी, यानी फिर इसे जुलाई और अगस्त, यानी 31 अगस्त को खत्म हो जाना था, 31 अगस्त 2024 को, लेकिन फिर 1 महीने के लिए और बढ़ा दी। तो अब इसे फाइनली 30 सितंबर 2024 को खत्म किया गया है। ये है इंटरेस्ट एक्विलाइजेशन स्कीम ऑन प्री एंड पोस्ट शिपमेंट रूपी एक्सपोर्ट क्रेडिट।
लेकिन एक समझने वाली बात यह है, जब इसको एक्सटेंशन दिया गया इस योजना को, तो सिर्फ एमएसएमई एक्सपोर्टर्स के लिए दिया गया, नॉर्मल एक्सपोर्टर्स के लिए नहीं दिया गया। उनको 2% ब्याज में छूट मिलती थी, एमएसएमई वालों को 3% ब्याज में छूट मिलती है। तो इसमें एक एमएसएमई एक साल में कितना मैक्सिमम बेनिफिट ले सकती है? 10 करोड़। अब क्योंकि ये योजना 30 सितंबर को खत्म की गई है, 30 सितंबर 2024, और 30 सितंबर को 6 महीने पूरे हो गए हैं, यानी कि आधा साल हुआ है, तो एक साल के लिए 10 करोड़ है, तो आधे साल के लिए कितना हो गया? 5 करोड़। तो एक कैप लगा दी थी 5 करोड़ की, जो एमएसएमई मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए, राइट। तो फाइनली ये योजना 30 सितंबर 2024 को खत्म हुई है। और ये योजना को लागू कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक्स वगैरह से इंप्लीमेंट करवाते हैं, तो आरबीआई इसे इंप्लीमेंट करता है। और इसे मॉनिटर कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लस डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर काम करता है। तो इंप्लीमेंट करता है आरबीआई और मॉनिटर करता है आरबीआई प्लस डीजीएफटी, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। अब भारत की सरकार ने 19 सितंबर का एक सर्कुलर था कि 20 सितंबर को भारत सरकार सिक्योरिटीज जो है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उनका ऑक्शन कर रही है। 31,000 करोड़ के सिक्योरिटीज हैं, अगर लोग उनमें निवेश करना चाहते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशंस, ट्रस्ट वगैरह, तो वो खरीद सकते हैं सरकार से। इवन बैंक्स भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदते हैं। आपको पता है कि एसएलआर उन्हें रखना होता है बैंक्स को। तो ये जो 31,000 करोड़ रुपए हैं, ये 2 बारी में सरकार ने ऑक्शन किए, एक बार 20,000 करोड़ और एक बार 11,000 करोड़। तो 20,000 करोड़ का मैच्योरिटी पीरियड जो था वो 10 साल था, यानी 2034 में मैच्योर हो जाएगी ये सिक्योरिटी, और इस पे आपको मिलेगा 7.1%, ये इसका कूपन रेट है। 11,000 करोड़ वाली जो सिक्योरिटीज हैं वो 40 साल मैच्योरिटी पीरियड है उनका, 40 साल बाद यानी 2064, और 7.3% ब्याज मिलेगा। और सरकार अपनी सिक्योरिटीज का ऑक्शन कहाँ पे करती है? ई कुबेर नाम का प्लेटफॉर्म है आरबीआई का, वहां पे जो कोर बैंकिंग सोल्यूशन, जिसे ई कुबेर सिस्टम बोलते हैं, वहां पे ये ऑक्शन उसे करती है। उसके बाद एक पुराना सर्कुलर आपको बताता हूं, 29 दिसंबर 2023, यानी कि 10 महीने, ऑलमोस्ट 10 महीने, 9-10 महीने पुराना सर्कुलर है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इसका रिजल्ट अब आया है। देखो, हिंदी भाषा में किताबें अच्छी मिलती नहीं है, इकोनॉमिक्स की या बीएफएसआई की, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस वगैरह की अच्छी किताबें नहीं मिलती हैं। तो आरबीआई ने एक योजना चलाई जिसका नाम था स्कीम फॉर राइटिंग बुक्स ओरिजिनली इन हिंदी ऑन इकोनॉमिक्स, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सब्जेक्ट। ये जो योजना चलाई गई, आरबीआई ने ये कहा कि आप बुक्स लिखो, हिंदी में लिखो, लेकिन ठीक है, इकोनॉमिक्स, बीएफएसआई वगैरह टॉपिक्स पे लिखो, और अगर आपकी किताब हमें अच्छी लगी तो 3 ऑथर्स को हम 1.25 लाख रुपीज इनाम राशि देंगे। 1.25 लाख रुपए इनाम राशि उन्हें मिलेगी। और कितने ऑथर्स को मिलेगी? 3 ऑथर्स को मिलेगी। तो अभी इसका रिजल्ट आ गया है फाइनली। तो एक किताब है झारखंड की अर्थव्यवस्था, यानी इकोनॉमी ऑफ झारखंड, इसको लिखा है डॉक्टर विद्यानंद चौधरी ने। तो डॉक्टर विद्यानंद चौधरी के द्वारा लिखी हुई ये किताब झारखंड की इकोनॉमिक्स के ऊपर है, और ये रांची में एक जगन्नाथ नगर कॉलेज है, वहां पे पढ़ाते हैं, प्रोफेसर इकोनॉमिक्स के, इन्होंने किताब लिखी है। किस किताब को सिलेक्ट किया गया है? फॉर फाइनेंशियल ईयर 23, फॉर फाइनेंशियल ईयर 23, राइट। तो ये आरबीआई ने डिक्लेयर करा है। बाकी आरबीआई और भी जो किताबें हैं उनको सम्मानित करेगा, क्योंकि 3 ऑथर्स को हमें सम्मानित करना है, लेकिन अभी तो एक ही झारखंड की अर्थव्यवस्था किताब लिखने के लिए विद्यानंद चौधरी को ये अवार्ड मिला है 1.25 लाख रुपए का। अब बात करते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होता है? एक बैंक के पास जितना भी पैसा लोन देने के लिए अवेलेबल होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट वो पैसा है जो एक बैंक के पास लोन देने के लिए अवेलेबल है, उसमें से बैंक को 40% जो है अमाउंट, वो प्रायोरिटी सेक्टर्स को लोन देना है। ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर्स को लोन देना होता है। तो प्रायोरिटी सेक्टर कौन कौन से होते हैं? प्रायोरिटी सेक्टर होते हैं जैसे आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, हाउसिंग है, एजुकेशन है, एमएसएमई सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब। तो 40% उन्हें देना होता है एक नॉर्मल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को। इसमें मैं रीजनल रूरल बैंक इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि रीजनल रूरल बैंक को 75% प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग रखना होता है, और स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होते हैं उन्हें भी 75% प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में देना होता है। तो ये इसलिए किया जाता है जिससे जो हमारे सेक्टर्स हैं कुछ जिनमें लोन की काफ़ी ज़रूरत है, उनको लोन मिले। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, इसके ऊपर ये एक एस्से आया था, द इंडियन एक्सपीरियंस, इंडिया के कंटेक्स्ट में क्या इसका फ़ायदा हुआ नहीं हुआ। तो इस एस्से को लिखा है शंभवी, अर्पिता और स्नेहल ने मिलके। इसमें उन्होंने कहा है कि यस, इसका फ़ायदा हुआ। इनफैक्ट ये देखा गया कि जो बैंक हाई प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग रेशियो रखते हैं, मतलब प्रिस्क्राइब्ड से भी ज़्यादा, उनकी एसेट क्वालिटी भी काफ़ी बेटर देखी गई। ठीक है ना? तो बैंक की जो एसेट क्वालिटी है वो इंप्रूव देखी गई अगर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग उन्होंने किया है। यानी जो कुछ कंसर्न्स होते थे कि मान लो अगर आप प्रायोरिटी सेक्टर में देंगे तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ सकते हैं, इन सेक्टर में ऐसा नहीं है। फिर इसमें यह भी कहा गया कि
वो बैंक जिनका ब्रिक एंड मोर्टार प्रेजेंस है, यानी वो बैंक जिनकी ऑफलाइन ब्रांचेस हैं, नॉर्मल जो ट्रेडिशनल बैंक होते हैं, वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग ज़्यादा अच्छे से कर पा रहे हैं बजाय उसके जो डिजिटल बैंकिंग कर रहे हैं। तो जो बैंक जिनका ब्रिक एंड मोर्टार प्रेजेंस है, जहाँ पे एक आम आदमी जाके लोन के लिए अप्लाई कर सकता है, एग्रीकल्चर या एमएसएमईज या, तो वो ज़्यादा बेटर प्लेस्ड हैं टू एक्सटेंड द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो ये सब चीज़ें जो हैं इसमें कही गई, तो मैंने कहा आपको एक बार बता देता हूँ। बाकी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में आपको बता दूं कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो होती है, इसमें एक चीज़ ये भी कही गई थी, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के सर्टिफिकेट भी आ गए थे, उनसे भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग काफ़ी इंप्रूव हुई है। तो एक नॉर्मल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को 40%, एक रीजनल रूरल बैंक को 75% और स्मॉल फाइनेंस बैंक को अगेन 75% अपना पैसा प्रायोरिटी सेक्टर्स को देना होता है। इसमें भी सब कैटेगरीज होती हैं, जैसे एग्रीकल्चर 40% में से एग्रीकल्चर को देना है 18%, एमएसएमईज को देना होता है 7.5% और वीकर सेक्शन जो है समाज के, उन्हें देना है 12%। 12% इस 40% का 18%, राइट। इस ऐसा नहीं मैं कह रहा कि आप इनको ऐड कर दो, नहीं, इस 40% का 18% एग्रीकल्चर में, 7.5% एमएसएमई में और वीकर सेक्शन को 12%। और यही 18, 7.5 और 12 है स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए सेम। रीजनल रूरल बैंक वाले में थोड़ा सा चेंज है, वो ये कि 75% में से, ठीक है, 75% में से एग्रीकल्चर को 18% ही देना है, एमएसएमई को 7.5 ही देना है, लेकिन वीकर सेक्शन को 15% देना होता है, ना कि 12%। और स्मॉल फाइनेंस बैंक को 75 में से 18, 7.5 और 12, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को 40 में से 18, 7.5 और 12। तो ये है हमारे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। एकदम क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ा अच्छा ऐसे मेरे को देखने को मिला, अभ्युदय, रजनीश, नंदिनी और ब्रिजेश ने लिखा है इसको। ये बात करता है एनबीएफसी रिफॉर्म्स की, कि जो एनबीएफसी है, अब देखो एनबीएफसी में काफ़ी सिग्निफिकेंट चीज़ ये करी थी कि स्केल बेस्ड रेगुलेशन आ गया था। एनबीएफसी को क्लासिफाई किया गया था 4 पार्ट्स में। वो 4 पार्ट कौन से, पहले मैं आपको वो बता दूं। सबसे पहले होता है बेस लेयर। बेस लेयर में जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी हैं, जिनका एसेट साइज 1000 करोड़ तक है, वो 1000 करोड़ से कम है, वो रहते हैं। फिर एनबीएफसी पीयर टू पीयर लेंडिंग, एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर, राइट। तो ये सारे जो है बेस लेयर में आते हैं। मिडल लेयर में जो डिपॉजिट टेकिंग है वो सारे आते हैं। नॉन डिपॉजिट टेकिंग वो है जिनका एसेट साइज 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, क्योंकि 1000 करोड़ से कम वाले तो बेस लेयर में आते हैं। इसके अलावा जो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ये सारे जो होते हैं ये भी मिडल लेयर में आते हैं। फिर अपर लेयर होता है। अपर लेयर में वो एनबीएफसीज हैं जिनमें एनहांस्ड मॉनिटरिंग, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जिनकी ज़्यादा होती है, क्योंकि इनमें कुछ प्रॉब्लम चल रहे होते हैं। तो टॉप 10 एलिजिबल एनबीएफसी, जो एसेट साइज के हिसाब से जो टॉप 10 एलिजिबल एनबीएफसी हैं, वो तो इसमें आएंगे, क्योंकि ये इतने बड़े एनबीएफसी हैं, अगर ये कोलैप्स हो जाए तो हमारा सिस्टमिक फेलियर हो सकता है, इसलिए आरबीआई इन पे नजर रखता है। तो टॉप 10 एनबीएफसी इन टर्म्स ऑफ देयर एसेट साइज वो हमेशा इसमें अपर लेयर में रहते ही हैं। उसके बाद टॉप लेयर, सबसे ऊपर वाला लेयर, ये एम्प्टी होना चाहिए वैसे तो, लेकिन अगर कोई एनबीएफसी है जो बिल्कुल फेल होने वाला है, यानी बहुत ज्यादा जिसमें एक सिस्टमिक रिस्क है, उसको आरबीआई ज्यादा अच्छे से नजर रखने के लिए उसके ऊपर उसको टॉप लेयर में रखता है। तो ये होती है स्केल बेस्ड रेगुलेशन, जो क्लासिफिकेशन होती है एनबीएफसीज की। तो क्या इसका फायदा हुआ है या नहीं, इस पे था ये आर्टिकल, और उन्होंने कहा यस, एनबीएफसीज का जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हुआ है स्केल बेस्ड रेगुलेशन फ्रेमवर्क के आने के बाद। ये फ्रेमवर्क फाइनेंशियल ईयर 2024 में आया था। तो कैसे हम कह सकते हैं कि एनबीएफसीज का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है? एनबीएफसीज में ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट कम हुए, एनबीएफसी में कैपिटल एडिक्वेसी रेशो बढ़ा है, एनबीएफसीज में जो रिटर्न ऑन एसेट्स हैं वो पॉजिटिव हैं। तो बस, और मैं आपको फिगर्स भी दे देता हूँ, लेटेस्ट मेरे पास अवेलेबल है। आप देखिए, ये मैं डेटा आपको दे रहा हूँ आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के हिसाब से। देखो वैसे तो बहुत सारी रिपोर्ट आती हैं जिनमें एनबीएफसीज का लेटेस्ट डेटा आपको मिल जाएगा, लेकिन जो सबसे विश्वसनीय, सबसे जो ट्रस्टेड रिपोर्ट होती है वो होती है आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि जब फाइनेंशियल ईयर 2024 खत्म हुआ, तब हमारे भारत में जो एनबीएफसीज हैं जितने भी, उनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो था 26.6%, और 15% होना चाहिए मिनिमम, तो काफी अच्छा था 26.6%। उसके बाद ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो हैं 4% थे, अगेन बहुत अच्छे हैं, राइट। तो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट सिर्फ 4% थे हमारे एनबीएफसीज में मिला के फाइनेंशियल ईयर 2024 के खत्म होने के बाद, और जो रिटर्न ऑन एसेट्स है वो पॉजिटिव था, +3.3%। तो सारे फैक्टर फेवरेबल हैं, यानी भारत के जो एनबीएफसीज हैं दे आर डूइंग वेरी वेल। उसके बाद 2 बैंक ऐसे हैं जिनका अमलगमेशन हो गया है, जो मर्ज हो गए एक दूसरे में। अमलगमेशन, मर्जर, एक्विजिशन। मर्जर में क्या होता है, 2 बराबर साइज की कंपनी आपस में विलय उनका हो जाता है,
वो मर्ज हो जाती हैं आपस में। एक्विजिशन में होता है, एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को परचेज करती है, उसे एक्विजिशन बोलते हैं। तो अमलगमेशन हुआ है, मर्जर हुआ है दो बैंकों का, दोनों कोऑपरेटिव बैंक है, दोनों सहकारी बैंक है। एक का नाम है राजापुर सहकारी बैंक जो मुंबई का है, और दूसरा है मलाड सहकारी बैंक अगेन जो कि मुंबई महाराष्ट्र का है। तो इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है इन दोनों बैंकों के मर्जर का। अभी भारत की सरकार ने 27 सितंबर को जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑक्शन करे 34,000 करोड़ के, 12,000 करोड़, 12,000 और 10,000, टोटल 34,000 करोड़। तो जो 12,000 करोड़ है, एक का मैच्योरिटी पीरियड 5 साल है और एक का 15 साल है। एक जो 5 साल वाला है जो 2029 में मैच्योर होगा उस पर आपको मिलेगा 7.04%, 2039 वाले में 7.23%, और जिसका मैच्योरिटी पीरियड आज से 30 साल के बाद है 2054, तो उसमें आपको मिलेगा 7.09%। और अगेन ई कुबेर प्लेटफॉर्म पे ये ऑक्शन किया गया था। उसके बाद बात करते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स। देखो लक्षद्वीप में वैसे तो बहुत सारे आइलैंड हैं, लेकिन 10 आइलैंड ऐसे हैं जिन पे लोग एक्चुअल में रहते हैं। ये हैं अगाटी, अमीनी, एंड्रॉथ, बिट्रा, चेटलट, कदमत, कल्पेनी, कवराती, किल्तन और मिनिकॉय। तो 10 आइलैंड ऐसे हैं लक्षद्वीप के जो इनहेबिटेड हैं, जिन पे लोग रहते हैं। वहां पे फाइनेंशियल लिटरेसी कैसी है, इसके लिए आरबीआई ने एक प्राइमरी रिसर्च कराया था। प्राइमरी रिसर्च क्या होता है, जिसमें आप लोगों से जाके पूछते हैं, एक फ्रेश डेटा जनरेट करते हैं। तो लोगों से जाके पूछा तो ये देखा गया कि अच्छी खासी लिटरेसी वहां पे देखने को मिलती है। एक प्रॉब्लम बस है इंटरनेट कनेक्टिविटी की। अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी वहां पे आ जाए, राइट, तो डेफिनेटली बात बन सकती है। तो मेजर बैरियर जो है वहां पे डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन में वो है पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी। लेकिन सरकार उस पर भी काम कर रही है, क्योंकि आप जानते हैं लक्षद्वीप से कोची केरला तक ऑप्टिकल फाइबर केबल भी बिछाए जा रहे हैं, जिससे लक्षद्वीप में हाई इंटरनेट कनेक्टिविटी आ सके। तो लक्षद्वीप में यह देखा गया कि ऑलमोस्ट 90% लोग वहां पे बोले कि हमारे पास सेविंग अकाउंट है, डिपॉजिट अकाउंट हमारे पास है, राइट। और 91% लक्षद्वीप के जो पुरुष हैं, मैन है, वो खुद से अपना अकाउंट ऑपरेट कर पाते हैं। 71% महिलाएं वहां पे खुद से अपना अकाउंट ऑपरेट कर पाती हैं। फिर वहां पे डिजिटल लिटरेसी भी अच्छी खासी देखने को मिली, राइट। लेकिन बहुत ज्यादा वहां पे लोग इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग नहीं करते हैं, प्रोबेबली बिकॉज अगेन वहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी काफी लो है। एटीएम का इस्तेमाल वहां पे लोग करते हैं। 90% लोगों के पास वहां पे एटीएम कार्ड है, जिनमें से 80% लोग ऐसे हैं जो इनका यूज करते हैं। बाकी जैसे मैंने बताया इंटरनेट बैंकिंग बहुत लोकप्रिय नहीं है, और मोबाइल बैंकिंग सिर्फ 38% लोग लक्षद्वीप में यूज करते हैं। तो बस ये सब बातें जो है वहां पे की गई। बाकी साइबर सिक्योरिटी वगैरह के बारे में, मतलब आपका जो डिजिटल हाइजीन है वो कैसा होना चाहिए, यानी डिजिटल जब आप यूज करते हैं कोई चीज तो कैसे यूज करनी है, उस सब की नॉलेज बहुत ज्यादा लोगों को नहीं थी, क्योंकि ये रिस्की हो सकता है। साइबर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स या जो पब्लिक इंटरनेट कनेक्शंस है जो अनसेफ हैं, उनको कैसे यूज करना है, तो ये सब नॉलेज वहां पे थोड़ी सी लैकिंग थी। ऐसा इस सर्वे में देखा गया। ये सर्कुलर 26 सितंबर को आया था। अब हम बात करते हैं वेज एंड मीन्स एडवांसेस। वेज एंड मीन्स एडवांस क्या होते हैं? वेज एंड मीन्स एडवांस स्कीम आई थी 1997 में। जरूरत पड़ने पे सेंट्रल गवर्नमेंट और भारत की जो स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरी, वो आरबीआई से लोन ले सकते हैं, राइट। वो उन्हें 90 दिन के अंदर वापस देना होता है, और आरबीआई उनसे रेपो रेट पे ब्याज चार्ज करता है। अगर वो 90 दिन के बाद चुकाएंगे तो फिर 2% की पेनल्टी लगेगी, यानी उसको ओवरड्राफ्ट रेट किया जाता है, और रेपो रेट प्लस 2% ब्याज लगता है अगर आप 90 दिन के अंदर उसे नहीं चुकाते तो। इज दैट अंडरस्टूड? तो वेज एंड मीन्स एडवांसेस जो है ये कौन से सेक्शन के तहत आया था? ये सेक्शन है सेक्शन 17(5) ऑफ द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 17(5) के तहत वेज एंड मीन्स एडवांसेस आया था। तो अभी जो फाइनेंशियल ईयर 2025 चल रहा है, इसमें 1 अक्टूबर से लेके और अगले साल के 31 मार्च तक, यानी ये जो 6 महीने का टाइम है, सेकेंड हाफ ईयरली जो टाइम है, हमारी जो दूसरी छमाही है फाइनेंशियल ईयर 2025 में, उसमें कितना अमाउंट रखा है आरबीआई ने वेज एंड मीन्स एडवांस देने के लिए? वो है 50,000 करोड़। और आरबीआई चाहे तो इसमें मनी ऐड भी कर सकता है। एक बार 75% एग्जॉस्ट हो जाए डब्ल्यूएमए की लिमिट, उसके बाद आरबीआई उसे उसमें पैसा ऐड भी कर सकता है। अगर आरबीआई को लगता है वो पैसा कम रह गया या हमें और ऐड करना चाहिए, तो वो उसे ऐड भी कर सकता है। तो इसे वेज एंड मीन्स एडवांस कहा जाता है। वंस अगेन 90 दिन के लिए मैक्सिमम आप ये लोन लेते हो, 90 दिन के अंदर चुका दोगे तो रेपो रेट के बराबर, जो उस समय रेपो रेट चल रहा है उसके बराबर आपको इंटरेस्ट रेट देना होगा। और अगर आप टाइम लोगे तो फिर आप 90 दिन से ज़्यादा का टाइम लोगे तो फिर आपको 2% एक्स्ट्रा रेपो रेट प्लस 2% आपको चुकाना होगा। अभी रेपो रेट चल रहा है 6.5%, तो 90 दिन के अंदर 6.5% ब्याज रहेगा, 90 दिन से ज़्यादा तो 8.5% ब्याज रहेगा। अब बात करते हैं ट्रेजरी बिल की। भारत सरकार ने पूरा एक टाइम टेबल दे दिया है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का, कि वो ट्रेजरी बिल जो है वो कब ऑक्शन करेंगे। ट्रेजरी बिल जो होते हैं भारत सरकार का एक बड़ा अच्छा तरीका होता है उनको
पैसा रेज करने का। ट्रेजरी बिल्स के थ्रू काफ़ी पैसा सरकार रेज कर सकती है। समझ में आया आपको? ट्रेजरी बिल्स के थ्रू काफ़ी सारा जो पैसा है वो सरकार रेज कर सकती है। और ट्रेजरी बिल होते क्या है? क्या ट्रेजरी बिल में आप जब इन्वेस्ट करते हो तो आपको ब्याज मिलता है? नहीं, ब्याज इनमें आपको नहीं मिलता है। अब आप कहेंगे ब्याज अगर नहीं मिलता है तो मैं इन्वेस्ट ही क्यों करूंगा ट्रेजरी बिल में? वो मैं आपको बताता हूं क्यों करोगे। बाय द वे, ट्रेजरी बिल 3 ड्यूरेशन के आते हैं। ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं क्योंकि इनकी जो ड्यूरेशन है मैच्योरिटी की वो 1 साल से कम होती है। 1 साल से ज्यादा वालों को जनरली हम कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। तो इनमें 3 ड्यूरेशन के आते हैं, 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज। 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज। आप 91 डेज के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, 182 डेज के लिए भी और 364 डेज के लिए भी। इज दैट अंडरस्टूड? अब मैं आपको बताता हूं ट्रेजरी बिल में आप कैसे पैसा कमाते हो। तो इनमें कोई ब्याज तो मिलता नहीं है, यानी ये जीरो कूपन सिक्योरिटीज होती हैं। जीरो कूपन सिक्योरिटीज मतलब जिनमें आपको कोई ब्याज नहीं मिलता है। लेकिन इसमें फिर फायदा ऐसे होता है, मान लो आपने 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना है ट्रेजरी बिल में, तो 364 डेज वाला आपने ट्रेजरी बिल सरकार से ले लिया। तो मान लेते हैं कि उसकी जो वैल्यू है वो 100 रुपए है, ये इसकी फेस वैल्यू है, यानी 100 रुपए का है वो ट्रेजरी बिल। आपको 100 रुपए इन्वेस्ट करना है, लेकिन आप 100 रुपए नहीं करेंगे, सरकार आपको डिस्काउंट पे देगी और वो डिस्काउंटेड प्राइस है मान लो 98.2 रुपीज। तो 364 डेज के बाद आपने 98.2 रुपीज जो है वो इन्वेस्ट कर दिया, सरकार से एक ट्रेजरी बिल ले लिया। 364 डेज आप इन्वेस्टेड रहे, 364 डेज वो कंप्लीट हो गए, तो 98.2 रुपीज का जो आपने ट्रेजरी बिल लिया था सरकार को वापस दे दिया। लेकिन सरकार आपको बदले में 98.2 रुपीज नहीं देगी, आपको 100 रुपए देगी। ठीक है? क्यों? तो ट्रेजरी बिल में आप कैसे कमाएंगे? ट्रेजरी बिल में आपको कोई ब्याज नहीं मिलता, राइट? लेकिन ट्रेजरी बिल आपको डिस्काउंट पे मिल जाता है सरकार से, डिस्काउंटेड प्राइस पे, और रिडीम आप करोगे फेस वैल्यू पे। यहां पे 100 रुपए उसकी फेस वैल्यू थी, उनके बीच का जो फासला है वो आप कमाओगे। तो इस केस में आपने कितना पैसा कमाया? 1.8 रुपीज आपने कमाया 1 साल में। कितनी इन्वेस्टमेंट आपने की थी? 98.2। अंडरस्टूड? तो ऐसे होता है ट्रेजरी बिल का कॉन्सेप्ट। ट्रेजरी बिल इशू कौन करता है? ट्रेजरी बिल जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ इशू कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट इशू नहीं कर सकती, राइट? दे आर इशूड ओनली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई से फिर इशू करवा देती है, आरबीआई उन्हें अगेन ई कुबेर प्लेटफॉर्म पे ऑप्शन कर देता है ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ट्रेजरी बिल में मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो 25,000 रुपए। ये ध्यान रखना है आपको। 99% वेबसाइट्स पे गलत दिया हुआ है, किसी पे 10,000, किसी पे 5,000, किसी पे कुछ पुराना डेटा है, अपडेटेड नहीं है। आप जो मैं बता रहा हूं वो याद रखो। ट्रेजरी बिल में आप मिनिमम 25,000 का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और उसके बाद 25,000 के मल्टीपल में। ट्रेजरी बिल पहली बार 1917 में भारत में इशू हुए थे। तो ट्रेजरी बिल को कौन परचेज कर सकता है? इंडिविजुअल्स, फर्म्स, कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, ट्रस्ट, ये सब कर सकते हैं। ट्रेजरी बिल इनके थ्रू हमारी जो गवर्नमेंट है वो फ्लो ऑफ मनी इकोनॉमी में उसको रेगुलेट कर सकती है। चलिए अब बात करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। जो उनके डायरेक्टर हैं वो सारे मिले, अभी अभी इनका कॉन्फ्रेंस हुआ था, यानी जो स्मॉल फाइनेंस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो सारे मिले थे बेंगलोर में। ये मीटिंग हुई थी 27 सितंबर को। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बातें हुई। यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन किया था मिस्टर जे स्वामीनाथन ने, जो कि आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर हैं। तो क्या बातें यहाँ पे हुई थी? यहाँ पे मेनली ये बात की गई कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में चैलेंजेस वगैरह क्या हैं, साइबर सिक्योरिटी कंसर्न्स जो हैं उन पे बातें हुई। तो इस तरह की मल्टीपल जो बातें हैं वो वहाँ पे की गई थी। स्मॉल फाइनेंस बैंक एक बहुत अलग तरह के बैंक होते हैं जो भारत में खोले गए थे। और ये किसके कहने पे खोले गए थे? स्मॉल फाइनेंस बैंक जो भारत में ओपन किए गए थे वो ऊषा थोराट कमेटी के कहने पे खोले गए थे। ऊषा थोराट कमेटी के कहने पे भारत में स्मॉल फाइनेंस बैंक खोले गए थे। और स्मॉल फाइनेंस बैंक में कुछ कंडीशंस भी होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 75% प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होना चाहिए, राइट? ये तो आप जानते हैं। 50% जो लोन है इनके, 50% इनके लोन 25 लाख रुपए से कम के होने चाहिए। जैसे मान लो एक स्मॉल फाइनेंस बैंक एक साल में अगर 5,000 लोगों को लोन देता है, तो 5,000 में से मिनिमम 50% यानी 2,500 लोगों को जो लोन होंगे वो 25 लाख रुपए से कम के होंगे। तो ये, और स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए? 200 करोड़। बीच में आरबीआई ने प्रपोज किया था 300 करोड़, लेकिन वो अप्रूव नहीं हुआ था। तो अभी के लिए क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप 200 करोड़ रुपया मार्क करेंगे। 200 करोड़ रुपीज आपको चाहिए एक स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलने के लिए। अब हम बात करते हैं फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। एक भारत सरकार का स्पेशल फ्लोटिंग रेट बॉन्ड है, 2033 में मैच्योर होगा। तो इसमें फ्लोटिंग है क्योंकि फिक्स नहीं है। तो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड जो होता है, मैंने आपको कई सारे सिक्योरिटीज दिखाए थे, 40 साल, 20 साल, 10 साल, उनमें पहले से इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड है। लेकिन इसमें फ्लोटिंग है, मतलब
हर 6 महीने बाद सरकार बताएगी इसमें आपको कितना ब्याज मिलेगा, तो चेंज होता रहता है, फ्लोटिंग रेट। तो कैसे डिसाइड करती है सरकार इसमें? इस वाले में जो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड है 2033 वाला, पिछले 3 ट्रेजरी बिल जो सरकार ने ऑक्शन करे हैं उन पे कितना ब्याज है, राइट। तो ये कौन से ट्रेजरी बिल हैं? 182 डेज वाले। मैंने आपको 3 ड्यूरेशन बताए थे, 91, 182 और 364। तो 182 दिन वाले पिछले 3 ट्रेजरी बिल का जो इंटरेस्ट रेट है उसका एवरेज ले लो, उसमें 1.22% ऐड कर दो, तो ये फार्मूला है। तो 7.93% का ब्याज आपको मिलेगा सितंबर से मार्च तक के जो 6 महीने का टाइम है उसमें। तो ये हमारे कुछ सर्कुलर थे। मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ। बहुत ज़्यादा सर्कुलर नहीं थे सितंबर महीने में, बिल्कुल ना के बराबर सर्कुलर थे, फिर भी काफ़ी डिटेल में मैंने आपको जितने भी थे अच्छे से पढ़ा दिए हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एमसीक्यूज की। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट एक्ट में कुछ चेंजेस करे हैं, अमेंडमेंट्स आए हैं, और ये चेंजेस लागू हो जाएंगे 10 सितंबर 2024 से। आपको ये बताना है मर्जर एक्विजिशन के लिए जो रिव्यू पीरियड है, पहले था 7 महीने यानी 210 दिन, अब कम करके कितना कर दिया है? अब कर दिया है 5 महीने यानी 150 डेज। जैसे मान लो 2 कंपनियां हैं, कंपनी 1 और कंपनी 2, इन दोनों को आपस में मर्ज होना है, या कंपनी 1 को कंपनी 2 को परचेज करना है, एक्वायर करना है। तो अगर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के ये परमिशन मतलब चाहिए, इसके लिए कई डील्स ऐसी होती हैं जिनमें परमिशन चाहिए होती है, कई डील्स ऐसी होती हैं जिनमें परमिशन नहीं चाहिए होती। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर परमिशन चाहिए इसमें, तो पहले 210 दिन के अंदर अंदर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को बताना पड़ता था कि ये मर्जर या एक्विजिशन गो थ्रू होगा या नहीं, हमारी परमिशन हम दे रहे हैं या नहीं, लेकिन अब वो सिर्फ 150 डेज में बताना होगा। तो रिव्यू पीरियड पहले 210 दिन था, अब है 150 डेज। उसके बाद पहली बार एक डील वैल्यू थ्रेशोल्ड आ गया है। वो क्या? अगर मान लो कोई डील ऐसी है जो 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है, मान लो कंपनी 1 है और वो कंपनी 2 को खरीद रही है, कितने में खरीद रही है? मान लेते हैं 2100 करोड़ में। तो इस डील के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। यानी जहां पे डील का साइज, डील की वैल्यू 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, तो वहां पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की जो परमिशन है वो लेनी पड़ेगी, और ये इसको बोलते हैं डील वैल्यू थ्रेशोल्ड। तो थ्रेशोल्ड है 2000 करोड़ रुपए। और ये क्यों करा है? क्योंकि आजकल काफी सारी जो है वो डिजिटल कंपनियां आ गई हैं, डिजिटल सेक्टर की कंपनियां आ गई हैं। तो अब क्या होता है, मान लो एक कंपनी है D1, ये डिजिटल कंपनी है, इसने दूसरी डिजिटल कंपनी को खरीद लिया है और ये डील हो गई 5000 करोड़ में। लेकिन इन कंपनियों के कोई ऐसे फिजिकल एसेट्स तो है नहीं, कई बार तो ऐसा भी होता है उनकी कोई फिजिकल ब्रांचेस ही नहीं है, कोई कॉर्पोरेट ऑफिस ही नहीं है, पर बड़ी बड़ी डील होती है। ऐसे में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को ज्यादा एक्टिव हो जाना चाहिए। मान लो एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद रही है 5000 करोड़ में और इनके कोई फिजिकल एसेट्स है नहीं, अब वैल्यूएशन तो यही लगाएंगे, वैल्यूएशन तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया फोर्स नहीं कर सकता, राइट। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के चांस रहते हैं, ऐसे में मनी लॉन्ड्रिंग के चांस रहते हैं, तो इसीलिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि खास तौर पे डिजिटल कंपनियों पे नजर रहेगी, क्योंकि आजकल डिजिटल कंपनियों के मर्जर एक्विजिशन बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो अगर डील 2000 करोड़ से ज्यादा की हो रही है तो मैं फिर उसको रिव्यू करूंगी, तभी ये डील गो थ्रू होगी। उसके बाद ये जैसा मैंने बताया 10 सितंबर से लागू हो जाएगा। एक और चीज इसमें करी गई है, वो क्या? 2 तरह के फॉर्म है, फॉर्म 1 और फॉर्म 2। जहां पे सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर है वहां पे फॉर्म 2 भरना पड़ेगा। अगर मान लो कंपनी 1 कंपनी 2 को खरीद रही है, कंपनी 1 कंपनी 2 को खरीद रही है और दोनों, या कंपनी 1 कंपनी 2 आपस में मर्ज हो रही है, तो जो भी मर्ज कंपनी होगी, अगर मान लो उनका मार्केट शेयर सिर्फ 2% है, तो ये कोई सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर नहीं है, तो फॉर्म 1 भर दो, उसमें आपको 30 लाख रुपए देने पड़ेंगे कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को। लेकिन जहां पे मार्केट शेयर बहुत सिग्निफिकेंट है, जहां पे मान लो 2 कंपनियां हैं, दोनों मर्ज हो गई और दोनों को मर्ज होने के बाद उनका मार्केट शेयर 15% से ज्यादा है, तो फिर आप फॉर्म 2 भरेंगे, इज दैट क्लियर? या मान लेते हैं कोई 2 कंपनियां आपस में मर्ज हो रही हैं और इनमें से किसी भी एक कंपनी का मार्केट शेयर 25% से ज्यादा है इंडिविजुअली, ओवर 25%, तो इंडिविजुअल मार्केट शेयर, तो भी फॉर्म 2 भरना पड़ेगा। और फॉर्म 2 महंगा है, 90 लाख रुपए का खर्चा उसमें आएगा, 90 लाख रुपए का खर्चा उसमें आएगा। तो जहां पे 2 कंपनियां, दोनों का मर्ज होने के बाद मार्केट शेयर अगर 15% से ज्यादा है, या फिर इंडिविजुअली किसी कंपनी का मार्केट शेयर 25% से ज्यादा है, उस केस में आपको फॉर्म 2 भरना है। और जहां पे बहुत कम मार्केट शेयर है कंबाइंड, तो फिर आपको जो है वो 30 लाख रुपए ही भरने हैं, फॉर्म 1 का सफिशियंट रहेगा। कम से मतलब क्या है? 15% से कम, 15% या उससे कम। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आया है सेफ हार्बर। देखो छोटे डील जो होते हैं, राइट,
छोटे डील जो होते हैं उनके लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मान लो एक कंपनी है, उसने कंपनी बी को खरीद लिया 50 करोड़ में, अब इसके लिए क्या कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की जरूरत है परमिशन लेने की? तो एक वो रखा है, थ्रेशोल्ड रखा है उसके लिए, इसको सेफ हार्बर बोलते हैं। तो अगर मान लो कंपनी है, दो कंपनी आपस में मर्ज होना चाहती हैं और इनके एसेट 450 करोड़ से कम है, एसेट अगर 450 करोड़ 450 करोड़ से कम है और टर्नओवर 1250 करोड़ से कम है, मैं रिपीट कर, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन, या तो एसेट 450 करोड़ से कम है या सालाना कारोबार यानी टर्नओवर 1250 करोड़ से कम है, तो फिर आप एग्जेम्प्ट हो सीसीआई अप्रूवल लेने से। आपको फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि जो रिव्यू पीरियड है वो 210 दिन से कम करके 150 कैलेंडर डेज अब कर दिया गया है। अभी सिक्स्थ इंडियन स्टार्टअप कौन सा है जिसे $1 बिलियन वैल्यूएशन मिली है? $1 बिलियन वैल्यूएशन टच होते ही उस कंपनी को यूनिकॉर्न कंपनी कहा जाता है। तो सिक्स्थ कंपनी है मनीव्यू। मनीव्यू एक फिनटेक कंपनी है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है और बेंगलोर बेस्ड कंपनी है। मनीव्यू ने अभी अभी एक कंपनी को परचेज करा है जिसका नाम है जिफी। जिफी कंपनी को खरीदा है मनीव्यू ने, राइट। और पांचवी बनी थी एथर एनर्जी। एथर एनर्जी कंपनी पांचवी यूनिकॉर्न बनी थी इस साल की। और एथर एनर्जी इसलिए न्यूज में आई थी क्योंकि एथर एनर्जी जो है उसने पैसा उठाया था नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से, जिसमें 49% स्टेक भारत सरकार का है। ये भारत सरकार का सॉवरन वेल्थ फंड है। तो एथर एनर्जी फिफ्थ यूनिकॉर्न बनी थी। उससे पहले रैपिडो, पोर्टर, परफ्यूस और कृत्रिम, तो ये 6 यूनिकॉर्न कंपनियां इस साल बनी है। ट्रेड कनेक्ट नाम का ई प्लेटफॉर्म अभी अभी लॉन्च किया गया है जिसमें इंडियन एक्सपोर्टर, एमएसएमई, एंटरप्रेन्योर सब एक ही मंच पे होंगे। तो ये प्लेटफॉर्म बहुत सारे स्टेक होल्डर्स ने मिलकर बनाया है। इसमें टीसीएस कंपनी भी है, इसमें हमारा एमएसएमई मंत्रालय है, हमारा वित्तीय सेवा विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज भी है जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर भी है, और कौन सा संगठन है, और है एग्जिम बैंक। तो आंसर है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म है क्या? देखो कुछ डेटा आपको देता हूं। पहले मैं आपको बता दूं ये जो ट्रेड कनेक्ट नाम का ई प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है किस किसने मिलकर करा है। जैसा मैंने बताया, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, एग्जिम बैंक, टीसीएस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो अगर आप डेटा देखें फाइनेंशियल ईयर 2024 में हमारा जो मर्चेंडाइज और सर्विसेज एक्सपोर्ट है वो ज्यादा बढ़ा नहीं, राइट। हमारा टारगेट क्या है? हमें $1 ट्रिलियन का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करना है और $1 ट्रिलियन का हमें सर्विसेज एक्सपोर्ट करना है 2030 तक, यानी टोटल हमें $2 ट्रिलियन का गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट करना है 2030 तक। और अगर आप देखें तो बिल्कुल फ्लैट रहा हमारा टोटल मर्चेंडाइज और सर्विसेज यानी गुड्स एंड सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट था वो फाइनेंशियल ईयर 23 में था $776 बिलियन, और फाइनेंशियल ईयर 24 जब खत्म हुआ तो उसमें भी था $776 बिलियन, यानी बिल्कुल फ्लैट था, कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिली, राइट। बल्कि गुड्स का जो एक्सपोर्ट है वो तो थोड़ा सा कम हुआ, 451 से 437 पे आया, यानी कम हुआ फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 को कंपेयर करें तो। और सर्विसेज का थोड़ा सा बढ़ा, तो 325 से 339 तक पहुंच गया। तो सर्विसेज सेक्टर में थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिली सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में। तो टोटल लेकिन अगर आप देखें तो फ्लैट था 776 और 776, और हमें इसको 3 गुना करना है यानी 2000 बिलियन तक ले जाना है। 2000 बिलियन मतलब $2 ट्रिलियन करना है गुड्स एंड सर्विसेज मिला के, और गुड्स एंड सर्विसेज मिला के 776, और ये हमें कितने कब तक करना है? 2030 तक, यानी 6 साल बचे हैं। तो हमें एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, इसके लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है जिसका नाम है ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म। तो इस पर क्या होगा, मान लो आप एक एमएसएमई हो, आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो आपको सारी नॉलेज दी जाएगी, आपको बताई जाएगी कि आपका जो प्रोडक्ट बना रहे हो आप, उसकी ग्लोबल डिमांड कहाँ पे है, फॉरेन बायर कौन कौन से हैं जो आपका सामान खरीद सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी आपको, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का आप अपना प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं, उसको सर्टिफिकेट वगैरह सर्टिफाई कैसे करा सकते हैं, राइट। विभिन्न कंट्रीज जो है उनके साथ किसके साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, किसके साथ नहीं है, कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको चाहिए जो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स क्या है, एक्सपोर्ट में रिस्क क्या है, सब कुछ बताया जाएगा जिससे ये एमएसएमई एक्सपोर्ट कर सके खुल के। इनको इनफैक्ट जो दूसरे कंट्रीज में हमारे एम्बेसडर वगैरह पोस्टेड हैं, यानी 180 ऑफिशियल्स फ्रॉम इंडियन मिशंस अब्रॉड, उनसे मिलवाया जाएगा। जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है 600 से ज्यादा, उनसे कनेक्ट किया जाएगा। ये सब एक ही प्लेटफॉर्म पे होगा, उसका नाम है ट्रेड कनेक्ट। और इकोनॉमिक सर्वे जो आया था इसी साल, इकोनॉमिक सर्वे हमेशा पिछले साल का आता है, तो इस साल जो आया था फाइनेंशियल ईयर 24 का आया था, तो उसमें यह बताया कि इंडिया का जो मार्केट शेयर है ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में वो सिर्फ 1.8% था फाइनेंशियल ईयर 24 में, यानी पूरी दुनिया में जितना भी एक्सपोर्ट होता है इंडिया का शेयर था फाइनेंशियल ईयर 2024 में सिर्फ 1.8%। तो ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप टू ग्रो। जन सुनवाई पोर्टल अभी अभी लॉन्च हुआ है टू स्ट्रीमलाइन द कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेक होल्डर्स एंड अथॉरिटी। इट इज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ विच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो इसको स्टार्ट किया है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने, और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो है
वो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर काम करता है। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने बनाया जन सुनवाई पोर्टल, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने लॉन्च करा इसे। इसमें क्या है, इसमें अगर आप मान लीजिए कोई एक्सपोर्टर हैं, आपके कोई डाउट्स हैं, आपकी कोई क्वेरीज हैं, आप सरकारी ऑफिसर्स जो हैं उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना चाहते हैं, तो जन सुनवाई पोर्टल जो है इससे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा कन्वीनियंट होंगे। अगर आप एक कंपनी है या एमएसएमई है, आपको कोई नेसेसरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्लैरिफिकेशन चाहिए, कंसर्न है, आपके कोई ग्रीवेंसेस रिड्रेसल है, शिकायतों का निवारण है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है सरकारी ऑफिशियल्स के साथ, तो फिर आप इस पर कर सकते हैं जन सुनवाई पोर्टल। जन सुनवाई पोर्टल, आपको ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, तो ये इसका पर्पज है। और एक पोर्टल और लॉन्च हुआ है ईआरपी पोर्टल, ये ईसीजीसी का है, जो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे ईसीजीसी बोलते हैं, ये एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी देती है, यानी इंश्योरेंस देती है। जैसे मान लो आप एक एमएसएमई एक्सपोर्टर हो, आपने सामान बाहर भेजना है किसी पर्सन को, लेकिन आपको डर है मैं सामान भेज दूंगा पेमेंट आएगी कि नहीं, तो आप एक काम करो, आप इंश्योरेंस करा लो उसका, तो पेमेंट नहीं आई तो ईसीजीसी फिर आपको देगा, इंश्योरेंस देता है। एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इनका पोर्टल है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग पोर्टल, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग पोर्टल। तो इस पे ईसीजीसी जो भी सेवाएं प्रोवाइड करता है, जैसे अपने फॉर्म फिल करना, क्लेम्स हैं, रीइंबर्समेंट हैं, ग्रीवेंसेस रिड्रेसल, पॉलिसी इंफॉर्मेशन, क्रेडिट सपोर्ट, सब आपको इस पे मिलेगा। एक और फैसिलिटी होगी इस पोर्टल पे, अगर कोई एमएसएमई है, अगर वो 80 करोड़ रुपए तक का एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उस पर वो 90% तक का इंश्योरेंस करा सकता है। यानी इस पोर्टल पे क्रेडिट लिमिट 80 करोड़ तक पे आप क्रेडिट इंश्योरेंस कवर ईसीजीसी से 90% ऑफ द अमाउंट तक ले सकते हैं। अभी कौन सी कंपनी ने सारथी ऐप लॉन्च करी है भाषिनी के साथ कोलैबोरेट करके। भाषिनी क्या है, भाषिनी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर है, जिसे हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी ने बनाया था। तो सारथी ऐप ओएनडीसी ने लॉन्च करी है, ओएनडीसी को डीपीआईआईटी ने लॉन्च किया था 2021 में। तो सारथी ऐप ये है, मान लो आपको सामान बेचना है ओएनडीसी पे, तो आप अपनी सारथी की हेल्प करके आप अपनी खुद की कस्टमर्स के लिए मोबाइल ऐप तैयार कर सकते हो, जिससे वो सीधे ओएनडीसी पे पहुंच जाएं और वो आपके गुड्स या सर्विसेज परचेज कर सकें। यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि हिंदी, इंग्लिश, मराठी, बांग्ला और तमिल, अभी सिर्फ 5 लैंग्वेजेस में ये लॉन्च हुई है, लेकिन बहुत जल्दी जो सारी 22 भाषाएं हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के स्केड्यूल में, उसमें लॉन्च होगी। और भाषिनी जो है वो ट्रांसलेशन सेवा प्रोवाइड करेगा, वो प्रोवाइड करेगा। और ओएनडीसी ने अपना नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया अभी आरएस शर्मा को, आरएस शर्मा को। अभी इनफॉर्मा कनेक्ट एकेडमी रिपोर्ट आई है, जिसका शीर्षक है 2024 ट्रिलियन डॉलर क्लब। 1 ट्रिलियन डॉलर खरबपति होता है, 1000 बिलियन डॉलर जिसके पास हो उसको बोलते हैं खरबपति। तो एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी और 2027 तक की दुनिया के पहले खरबपति बन सकते हैं। तो दूसरा खरबपति दुनिया का कौन बन सकता है 2028 तक, तो यह है गौतम अदानी। गौतम अदानी की कंपनीज को 123% की ग्रोथ दिखानी होगी हर साल, तब यह संभव है 2028 तक। मैं आपको दिखा देता हूं पहले, दुनिया में कितनी कंपनी ऐसी हैं जिनकी वैल्यू ट्रिलियन डॉलर्स में है। तो सिर्फ 7 कंपनियां दुनिया में ऐसी हैं, ट्रिलियन डॉलर बिजनेसेस हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है, 3.3 ट्रिलियन डॉलर। फिर एप्पल, एनवीडिया भी अमेरिका की है, जेंसन हुआंग इसके सीईओ हैं, ये चिप्स वगैरह बनाती है, ग्राफिक कार्ड वगैरह बनाती है। अल्फाबेट गूगल की पेरेंट कंपनी, अमेजॉन। फिर सऊदी अरमको दुनिया की सबसे बड़ी तेल और गैस की कंपनी है, और मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है मेटा। तो ये 7 कंपनियां हैं जो ट्रिलियन डॉलर वैल्यूएशन पे हैं। और कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो ट्रिलियन डॉलर वैल्यूएशन पे जा सकती हैं, जैसे टीएसएमसी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, बर्कशायर हैथवे इन्वेस्टमेंट कंपनी अमेरिका की, वॉरेन बफेट इसके सीईओ हैं। एली लिली फार्मास्यूटिकल कंपनी अमेरिका की, ब्रॉडकॉम अमेरिका की अगेन कंपनी है, और टेस्ला जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी अमेरिका की। तो ये ट्रिलियन डॉलर तक जा सकती हैं। तो आप यहाँ पे देखिए टेबल में, टीएसएमसी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 2025 तक की इसकी वैल्यूएशन 1 ट्रिलियन डॉलर हो सकती है। इसी तरह से कई कंपनियां और हैं जिनकी वैल्यूएशन 2025 तक की 1 ट्रिलियन तक जा सकती है, यानी अगले साल ही बर्कशायर हैथवे, एली लिली, ब्रॉडकॉम और टेस्ला। और एक इसमें इंडिया की कंपनी भी है, रिलायंस 2035 तक 1 ट्रिलियन डॉलर कंपनी हो सकती है। फिर उसके बाद एलोन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनर बन सकते हैं 2027 तक। उसके बाद 3 लोग ऐसे हैं जो 2028 तक ट्रिलियनर बन सकते हैं, गौतम अदानी, जेंसन हुआंग जो कि एनवीडिया कंपनी के सीईओ हैं, और मिस्टर प्राजोको पंगेट्सू जो कि इंडोनेशिया की बहुत बड़ी पेट्रोकेमिकल कंपनी के मालिक हैं। क्या कोई महिला भी है जो ट्रिलियनर बन सकती है? हाँ, 2040 तक लॉरियाल कंपनी की जो मालकिन है फ्रांसुआ बेटनकोर्ट मेयर, ये एक खरबपति बन सकती है, ये खरबपति बन सकती है। HCL टेक्नोलॉजी नोएडा, ये भारत की नंबर 1 कंपनी डिक्लेयर की गई है, यानी ऐसी कंपनी जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, जो दुनिया की बेस्ट कंपनियों में है।
तो नंबर 1 कौन है पूरी दुनिया में? पूरी दुनिया की नंबर 1 कंपनी एप्पल। तो एप्पल नंबर 1 है, एक्सेंचर नंबर 2 पे है, माइक्रोसॉफ्ट नंबर 3 पे है। और ये इंडिया कंपनियों की लिस्ट देख सकते हैं। HCL टेक्नोलॉजी आईटी कंपनी है, नोएडा बेस्ड है, 112 रैंक है दुनिया में, इंडिया में नंबर 1। इंडिया में नंबर 2 इन्फोसिस है, दुनिया में 119। इंडिया में नंबर 3 विप्रो है, दुनिया में 134। फिर महिंद्रा, फिर एक्सिस बैंक, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अभी अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है जिसका नाम है भास्कर। भास्कर की फुल फॉर्म है भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। ये लॉन्च क्यों हुआ है? जिससे जितने भी एंटरप्रेन्योरल जर्नी में स्टेक होल्डर हैं, जैसे स्टार्टअप जो करते हैं लोग, एंटरप्रेन्योर्स जिन्हें बोलते हैं, वेंचर कैपिटल कंपनियां हैं जो कैपिटल इन्वेस्ट करती हैं, इन्वेस्टर हैं, मेंटर हैं, एक्सेलरेटर हैं, बूट कैंप्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, सब एक ही मंच पे कर दिए गए हैं। तो ये किसने लॉन्च करा है? DPIIT ने करा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। DPIIT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने लॉन्च करा है भास्कर नाम का प्लेटफॉर्म। इसका फायदा ये होगा कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जितने भी हितधारक हैं, वो सब ही एक ही मंच पे आ गए। तो भास्कर का मतलब होता है उगता हुआ सूरज, यानी कि राइजिंग सन। राइजिंग सन। और जितने भी स्टेक होल्डर हैं सबको एक यूनिक भास्कर आईडी भी मिलेगी। इस पे आप रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, नॉलेज शेयर कर सकते हैं, स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर, मेंटर वगैरह सब एक ही मंच पे होंगे, तो उनमें आपस में सीमलेस इंटरेक्शन भी हो पाएगा। तो इंडिया का ग्लोबल ब्रांड बनेगा इससे, इंडिया की जो कंपनी है उनकी ग्लोबल रेपुटेशन भी जो है वो काफी बढ़ेगी। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने 2 कमेटियां बनाई थी। एक का नाम है 14 मेंबर स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स। तो ये कमेटी अब डिसॉल्व कर दी है, खत्म कर दी है। क्यों? क्योंकि इसके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो दूसरी कमेटी से ओवरलैप हो रहे थे। दूसरी कमेटी का नाम है स्टीयरिंग कमेटी फॉर द नेशनल सैंपल सर्वे। तो आपको दोनों कमेटी के चेयरमैन बताने हैं। यहाँ पे पूछा है आपसे, जो कमेटी डिसॉल्व करी है, जो कमेटी डिसॉल्व करी है 14 मेंबर कमेटी, जिसको बोलते हैं स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स, उसके चेयरमैन कौन है? तो ये है भारत के पूर्व फॉर्मर चीफ स्टैटिस्टिशियन प्रणब सेन। और जो कंपनी रखी है उसको डिसॉल्व नहीं करा है। वो कंपनी कौन सी है जो रखी है? वो है स्टीयरिंग कमेटी फॉर द नेशनल सैंपल सर्वे। तो इसके चेयरमैन है राजीव लक्ष्मण करांडिकर। तो देख के मार्क करना कौन सी कमेटी पूछ रहे हैं। जो डिसॉल्व करी है स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स, उसके है प्रणब सेन, और जो रखी है नेशनल सैंपल सर्वे स्टीयरिंग कमेटी, उसके चेयरमैन है राजीव लक्ष्मण करांडिकर। प्राइम मिनिस्टर भारत के हैं, उन्होंने सुभद्रा योजना शुरू करी। कौन से ये स्टेट की योजना है? ये ओडिशा सरकार की योजना है। इसमें महिलाओं को उनके बैंक अकाउंट में पैसा दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? हर साल 10,000 रुपए मिलेगा, 2 किश्तों में। तो 5 साल तक मिलेगा, यानी टोटल 50,000 रुपए इसमें महिलाओं को मिलेगा। ठीक है। और इन महिलाओं की उम्र 21 से 60 के बीच में होनी चाहिए, यानी ओडिशा में 1 करोड़ महिलाओं को इससे फायदा होगा। ये 10,000 रुपए हर साल 2 किश्तों में मिलेंगे, 5-5 हजार की। एक किश्त मिलेगी रक्षाबंधन के दिन, दूसरी मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च को होता है उस दिन। तो ये एक स्कीम है। और ये है सुभद्रा योजना। 10,000 रुपए हर साल 2 किश्तों में, टोटल 5 साल के लिए, टोटल 50,000 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री ने सिंगल विंडो आईटी सिस्टम प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है। यह डिजाइन किया गया है टू स्ट्रीमलाइन द फाइनेंशियल सर्विसेज। ये प्लेटफॉर्म किसने डेवलप करा है? ये प्लेटफॉर्म IFSC ने डेवलप करा है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, जिसका हेडक्वार्टर गांधीनगर में है, जो गिफ्ट सिटी और जो दूसरे IFSCs इंडिया में है उनको रेगुलेट करता है। तो सिंगल विंडो आईटी सिस्टम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है IFSCA के द्वारा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने पहली नमो भारत ट्रेन, नमो भारत को RRTS भी बोलते हैं, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, या रैपिडेक्स भी बोलते हैं, भारत की पहली दिल्ली से मेरठ गाजियाबाद होते हुए जाएगी, और गुजरात की पहली अहमदाबाद और भुज के बीच में लॉन्च की गई है। उसका इनॉग्रेशन भी किया। ये सिंगल विंडो आईटी सिस्टम पोर्टल की मैं बात कर रहा था, IFSC ने जिसको बनाया है। तो आप यहाँ पे जो आपके एप्लीकेशन प्रोसेसेस हैं वो डायरेक्टली आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस अपना दे सकते हैं, कोई मिडलमैन वगैरह की जरूरत नहीं है। इसमें बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज, रेगुलेटर वगैरह एक ही मंच पे आपको मिल जाएंगे, और इसमें आप अपने एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, अप्रूवल ले सकते हैं IFSC से, किसी भी तरह का रेगुलेटरी अप्रूवल वगैरह है वो आप इस पे ले सकते हैं। इसका नाम है SWITS पोर्टल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेटा आया है, जो स्मॉल सेविंग स्कीम है उनमें ग्रोथ देखने को मिली है। अगर आप देखें स्मॉल सेविंग स्कीम में जो अमाउंट था, जैसे 2016 की अगर मैं बात करूं, तो आप अगर इसमें अमाउंट देखेंगे तो 7.5 लाख करोड़ के आसपास था। स्मॉल सेविंग स्कीम में आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, सरकार आपको उस पर इंटरेस्ट देती है, राइट, कई सारे फायदे मिलती है, टैक्स बेनिफिट आपको देती है। अभी कितना पैसा हो गया है? अभी 18 लाख करोड़। लेटेस्ट जो आप देखेंगे डेटा अवेलेबल है फरवरी 2024, तो ये यहाँ पे कहीं है, यानी 18.1 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया। तो ग्रोथ कितनी रही? यानी फरवरी 2024 में फरवरी 2023 के मुकाबले एक साल में ग्रोथ थी अमाउंट में 13.8%। तो 13.8% की ग्रोथ जो है वो देखने को मिली।
तो सबसे ज्यादा ग्रोथ किसमें देखने को मिली? सुकन्या समृद्धि में। सुकन्या समृद्धि योजना में 41% की ग्रोथ देखने को मिली, क्योंकि सुकन्या समृद्धि योजना की अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 8.2%। फिर अवेयरनेस काफी फैल रही है इसके बारे में। इन सब कारणों की वजह से शानदार ग्रोथ इसमें थी। दूसरी सबसे ज्यादा ग्रोथ थी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। क्यों? 28% की ग्रोथ थी। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अमाउंट डबल कर दिया है। पहले आप 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते थे, पिछले साल ये डबल कर दिया था, तो ये 30 लाख रुपए कर दिया था। 30 लाख रुपए कर दिया था, तो इसलिए इसमें जो है ग्रोथ काफी अच्छी देखने को मिल रही है। तो मैं आपको दिखा देता हूं, आप देखिए यहाँ पे ग्रोथ देखिए पहले। तो आप देख सकते हैं कि सुकन्या समृद्धि में ग्रोथ थी 41% की, और दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा ग्रोथ थी 28% की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, और दोनों में ही आपको 8.2% का ब्याज मिल रहा है। हर 3 महीने बाद डिसाइड होता है कि कितना ब्याज मिलेगा, चेंज होता रहता है, लेकिन अभी कोई चेंज नहीं हुआ है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। और इसमें आपको ब्याज कितना मिल रहा है, तो जैसा मैंने बताया हर 3 महीने के लिए डिसाइड होता है। अभी अक्टूबर वाला क्वार्टर स्टार्ट हुआ है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2024। इस क्वार्टर में कोई चेंज नहीं है, जो पहले था उतना ही मिलेगा। तो यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 8.2%, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 7.7%, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 7.1%, किसान विकास पत्र 7.5। और किसान विकास पत्र में आप जानते हैं पैसा मैच्योरिटी पे डबल हो जाता है, इसलिए मैच्योरिटी पीरियड फिक्स नहीं होता। तो 115 महीने में आपका पैसा डबल हो जाएगा अब अभी की इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। और सुकन्या समृद्धि में भी आपको मिल रहा है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जितना 8.2%। 8.2%। 2024 चाइनालाइसिस एक कंपनी है, चाइनालाइसिस जो है न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी, अमेरिका की क्रिप्टो करेंसी कंपनी है। इन्होंने ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स दिया है। कौन सा कंट्री है जो ग्लोबल एडॉप्शन ऑफ क्रिप्टो करेंसी में नंबर 1 रहा? तो ये है इंडिया। इंडिया क्रिप्टो करेंसी एडॉप्शन में नंबर 1 रहा। नाइजीरिया नंबर 2, इंडोनेशिया नंबर 3, अमेरिका नंबर 4 और वियतनाम नंबर 5। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने अभी अभी कौन सी कंपनी के साथ एग्रीमेंट करा है? अपने डाइव डिजिटल प्लेटफॉर्म ये बना रहे हैं। अपनी LIC जो है वो अपने आप को डिजिटली ट्रांसफॉर्म करना चाहती है, तो ये करने के लिए उन्होंने इन्फोसिस के साथ एग्रीमेंट करा है। तो आंसर है इन्फोसिस। एक LIC मतलब अपने जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म इनके हैं उसमें वो कस्टमर का एक्सपीरियंस इंप्रूव करना चाहती है। अपनी फील्ड फोर्स, LIC पार्टनर, एजेंट, एम्प्लॉइज सबका एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा करना चाहती है। तो वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनका करेगा इन्फोसिस। IRCTC कंपनी आप जानते हैं, मिनी रतन कंपनी है, कैटेगरी 1। अभी न्यूज में इसलिए भी आई थी क्योंकि इसको एक शेड्यूल ए सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का दर्जा मिल गया था, यानी आगे जाके ये नवरत्न कंपनी बन सकती है। इसके लिए रास्ता क्लियर हो गया है। तो LIC का कितना हिस्सा था IRCTC में? ये था 7.2%, अभी इन्होंने 2% बढ़ा लिया है, तो 9.298 यानी ऑलमोस्ट 9.3% हो गया है। यानी LIC ने IRCTC में अपना जो हिस्सा है, जो इक्विटी है या स्टेक है या शेयर है, वो 9.3% कर लिया है। अभी अभी कंट्री वाइज मर्चेंडाइज ट्रेड परफॉर्मेंस की रिपोर्ट आई है, राइट। ये रिपोर्ट किसने दी है? ये रिपोर्ट ये बताती है कि भारत का 151 कंट्री से ट्रेड सरप्लस है और 75 कंट्री से ट्रेड डेफिसिट है। ये डेटा है जनवरी से जून 2024, यानी कैलेंडर ईयर शुरू के 6 महीने जो है इस साल के, उसके शुरू के 6 महीने। ये रिपोर्ट दी है ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI ने इस रिपोर्ट को दिया है। तो ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड सरप्लस क्या होता है? अगर मान लो किसी कंट्री से हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं तो ये हमारे लिए नुकसानदायक है, यानी ट्रेड डेफिसिट में है। और अगर किसी कंट्री से हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, उस कंट्री में एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और वहां से इंपोर्ट कम कर रहे हैं, तो ये ट्रेड सरप्लस है। तो हमारा ट्रेड सरप्लस सबसे ज्यादा है अमेरिका के साथ, $21 बिलियन। ये मैं अगेन 6 महीनों की बात कर रहा हूँ, जनवरी से जून तक का जो 6 महीने का टाइम है उसमें 151 कंट्री से हमारा ट्रेड सरप्लस है और हमारा 75 कंट्री से ट्रेड डेफिसिट है। सबसे ज्यादा ट्रेड सरप्लस हम एंजॉय करते हैं अमेरिका के साथ, दूसरे नंबर पे नीदरलैंड $11.6 बिलियन। यानी अमेरिका से जो हम सामान, अमेरिका को जो हम बेच रहे हैं और जो हम खरीद रहे हैं, दोनों का डिफरेंस है $21 बिलियन। ये हमारा ट्रेड सरप्लस है। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट 75 कंट्रीज से है, इनमें सबसे ज्यादा हमारा ट्रेड डेफिसिट चाइना से है $41.88 बिलियन, फिर रशिया से, फिर इराक से और फिर इंडोनेशिया से। इनफैक्ट कुछ कंट्री ऐसे हैं जिनसे हमारा ट्रेड डेफिसिट काफी ज्यादा है, तो हमें उस पर ध्यान देना होगा कि ट्रेड डेफिसिट एकदम आउट ऑफ हैंड नहीं होना चाहिए। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है कि कौन सी कंपनी है जो अप्रॉक्सीमेटली 10% हिस्सा खरीद रही है। 10% हिस्सा, या ये कहें कि 10% हिस्सा नेस्पर्स वेंचर्स खरीद रही है कौन सी कंपनी में? तो नेस्पर वेंचर जो है एक वेंचर कैपिटल कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है, और ये अभी अभी वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। नेस्पर वेंचर BV साउथ अफ्रीका का एक ग्रुप है। तो वो वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो मुंबई बेस्ड है उसमें 10% के आसपास हिस्सेदारी खरीद रहा है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूवल अपना दे दिया है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन है रवनीत कौर। इनमें से कौन सी कंपनी है जो
4500 रुपीज रेज करेगी, थोड़े से शेयर बेच रही है इरेडा के। तो किसके बेच रही है पूछा है तो इरेडा। और कौन सी कंपनी के शेयर बेचे जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा, तो आंसर है इरेडा। और ये बेसिकली क्या है, हमारा डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट हमें अचीव करना होता है। फाइनेंशियल ईयर 2025 चल रहा है, इसके लिए जो हमारा टारगेट है वो है 50,000 करोड़। ये हमारा डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है। दीपम करता है डिसइन्वेस्टमेंट, यानी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर 6 डिपार्टमेंट है, उनमें से एक है दीपम। तो 4500 करोड़ रुपीज जो है वो हम रेज करेंगे। इरेडा कंपनी आप जानते हैं इसका आईपीओ आ चुका है, तो हम कुछ और शेयर इसके बेचेंगे बाजार में और पैसा हम ये रेज करेंगे। और जो हमारा ये टारगेट है हम कैसे अचीव करना चाहते हैं, तो काफ़ी सारी कंपनियां हैं, जैसे आईडीबीआई बैंक में सरकार अपना हिस्सा बेच रही है, राइट। नगरनार स्टील प्लांट है छत्तीसगढ़ में, उसको सरकार बेच रही है। तो इस तरह से हम मल्टीपल फ्रंट्स पे चीज़ें कर रहे हैं जिससे हम अपना डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट को अचीव कर सकें। अभी एक रिपोर्ट आई है, अनलॉकिंग द पावर ऑफ हेल्दी लॉन्जेविटी, डेमोग्राफिक चेंज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड ह्यूमन कैपिटल। ये रिपोर्ट ये कहती है कि अगर हम ठीक से इन्वेस्ट करें हेल्दी लॉन्जेविटी में, यानी एक व्यक्ति कितना जीता है, जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी वगैरह में इन्वेस्ट करें, तो हम 150 मिलियन यानी 15 करोड़ लाइव्स को बचा सकते हैं लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में, राइट। तो आपको ये बताना है किसने दी है रिपोर्ट, ये वर्ल्ड बैंक ने दी है, तो आंसर है वर्ल्ड बैंक। तो क्या कहती है ये रिपोर्ट, तो काफ़ी सारा डेटा है इस रिपोर्ट में। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारा डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको डेफिनेटली इस रिपोर्ट को जरूर पढ़ना चाहिए कि ये रिपोर्ट क्या कहती है। तो इंडिया वर्ल्ड बैंक के हिसाब से किस तरह का कंट्री है आप जानते हैं, हम एक लो मिडिल इनकम कंट्री है, लोअर मिडिल इनकम कंट्री है, राइट। तो दुनिया बूढ़ी हो रही है बड़ी तेजी से। इनफैक्ट ये रिपोर्ट ये कहती है कि 1/3 दुनिया की आबादी, 33% दुनिया की आबादी जो है वो 60 साल से ऊपर हो जाएगी 2050 तक, राइट। और वर्ल्ड बैंक ने एक टारगेट भी रखा है कि 1.5 बिलियन लोगों तक, 150 करोड़ लोगों तक उन्हें रीच करना है, बेटर हेल्थ सर्विसेज देनी है 2030 तक। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं जो एक से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, जैसे हार्ट डिजीज, कैंसर, रेस्पिरेटरी डिजीज, डायबिटीज, हार्ट फेलियर, इस तरह के जो डिजीज होते हैं, आर्थराइटिस वगैरह, उन्हें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है, राइट। जैसे एस्थमा हो गया, रेस्पिरेटरी डिजीज, सीओपीडी हो गया, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो 70% जो लोग मरते हैं लो और मिडिल इनकम कंट्री में, वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से मरते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है, राइट, ऐसा इसमें कहा गया है। तो 2023 में इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरी दुनिया में 61 मिलियन यानी 6 करोड़ 10 लाख लोग, 61 मिलियन लोग मरे थे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में, और ये बढ़ के 2050 में 92 मिलियन हो जाएगा, यानी 9.2 करोड़ हो जाएगा। तो ये सब डेटा जो है इस रिपोर्ट में कहा गया है। इंडियन रीट एसोसिएशन, इन्होंने 3 डेटा बेंचमार्किंग इंस्टीट्यूशंस लॉन्च करे हैं, जिससे इन्वेस्टर्स को रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो होते हैं रीट्स, उनके बारे में पता चल जाए, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। इनमें से कौन सी कंपनी ऐसी है जिसने अपना कोई भी फाइनेंशियल सर्विसेज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए रीट्स के बारे में कोई प्लेटफॉर्म लॉन्च नहीं किया है? तो बिग शेयर ने नहीं किया है, कैम्स ने किया है, केयर एज और के फिनटेक सब ने अपना अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है रीट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, राइट। इनके नाम भी रखे हैं, जैसे जो कैम्स ने बनाया है उसका नाम रखा है compareitnow.in। जो केयर एज ने रखा है उसका नाम है रीट्स इंफ्रा एज, बस इतना रख लो .com। के फिनटेक ने जो करा है उसका नाम है KF इनसाइट्स। बिग शेयर ने ऐसा कुछ भी नहीं करा है। बेसिकली क्या है, रीट्स होते क्या है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं। मान लो अगर आपके पास मैं कहूं कि 1 लाख रुपया है, आप इसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो, आप कैसे करेंगे? क्योंकि प्रॉपर्टी 1 लाख में कौन सी प्रॉपर्टी आती है, नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये क्या करते हैं रीट वाले, आप जैसे बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं, एक बहुत बड़ा पैसों का पूल बनाते हैं, उससे जमीन खरीदते हैं, और उसमें जो फिर प्रॉफिट होता है वो फिर उसी रेशो में डिवाइड कर देते हैं जिस रेशो में पैसा इकट्ठा किया है। इसको बोलते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। जैसे म्यूचुअल फंड होता है, तो ये रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, बस ये फर्क होता है। म्यूचुअल फंड आपके स्टॉक मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, जो पैसा इकट्ठा होता है, ये लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। और एक अभी कंपनी है जिसका नाम है माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसने 650 करोड़ भी रेज करा है वर्ल्ड बैंक से सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड्स के थ्रू। और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में आप बहुत कम पैसा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप सिर्फ 10 से 15 हजार रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले 50,000 था, फिर कम करके 10 से 15,000 कर दिया था आरबीआई ने। इनमें से कौन सी कंपनी है जो चौथी लिस्टेड कंपनी है जिसने 10 ट्रिलियन मतलब 10 लाख करोड़ का जो मार्केट कैप है वो क्रॉस करा है? ये है भारती एयरटेल।
भारती एयरटेल टेलीकॉम कंपनी है, 1995 में स्टार्ट हुई थी और सुनील भारती मित्तल जो है वो इसके चेयरमैन हैं। तो ये चौथी लिस्टेड कंपनी है जिसने 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप रीच कर लिया है। इससे पहले रिलायंस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और एचडीएफसी बैंक जो है वो शुरू की तीन थी। अब ये भी कौन से हमारे विभाग ने डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास योजना स्टार्ट करी है, जिससे जो इनकम टैक्स डिस्प्यूट के केसेस हैं वो रिजॉल्व किए जा सके। तो ये करा है सीबीडीटी ने, यानी हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी अभी टैक्स नेट प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया था, टैक्स नेट 2, जिसमें इनकम टैक्स कनेक्टिविटी चाहता है, बहुत अच्छी रिलायबिलिटी चाहता है। तो इसके लिए भी भारती एयरटेल के साथ उसने पार्टनरशिप की थी। तो सीबीडीटी ने ये योजना कोई नई योजना नहीं है, पहली बार ये योजना 2020 में स्टार्ट हुई थी, विवाद से विश्वास। इसमें मान लो इनकम टैक्स से आपके कोई डिस्प्यूट चल रहे हैं तो आप कम अमाउंट में सेटल करके उसको निपटा सकते हैं। इसका नाम है विवाद से विश्वास और ये 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक चलेगा, जो लेटेस्ट राउंड है विवाद से विश्वास का। रिलेटिव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्टेट, एक रिपोर्ट आई है जिसमें 64 सालों का जो डेटा है वो एनालाइज किया गया इंडियन स्टेट्स का 1960-61 से लेके और 2023-24 तक। इसमें कहा गया है कि जो हमारे साउथ के 5 स्टेट हैं, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, केरला और तमिलनाडु, भारत में जीडीपी में 30% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये रिपोर्ट किसने दी है? इस रिपोर्ट को दिया है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिसके चेयरमैन हैं विवेक देबरॉय। लेकिन इस रिपोर्ट को लिखा है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के 2 मेंबर्स ने, संजीव सान्याल और आकांक्षा अरोड़ा। संजीव सान्याल और आकांक्षा अरोड़ा। तो ये रिपोर्ट क्या बताती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये डेटा आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, मैं आपको जो काम का डेटा है बस वो बताऊंगा। सबसे पहले भारत की पर कैपिटा इनकम कितनी है? इस बार इकोनॉमिक सर्वे आया था, उसमें कहा था 2.12 लाख करोड़, यानी लगभग $2500। यानी भारत में एक व्यक्ति एक साल में औसतन 2,12,000 रुपए कमाता है एक साल में, राइट। ऑब्वियसली कुछ करोड़ों अरबों में कमाते हैं, कुछ बिल्कुल ही कम कमाते हैं, लेकिन जो एवरेज आती है वो है 2,12,000 रुपए। ये है पर कैपिटा इनकम, इसे कहा जाता है। अब कुछ भारत के स्टेट ऐसे हैं जो बहुत अमीर हैं, जो इससे बहुत ज्यादा है जहां पे, और कुछ ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं। तो भारत का सबसे गरीब राज्यों में से कौन सा है? तो वो सब मैं आपको डेटा के साथ दिखाता हूं। देखिए ये डेटा है। पहले मैं आपको बताता हूं भारत का वो राज्य है जहां पे जिसका जीडीपी कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। तो भारत में जीडीपी कंट्रीब्यूशन जो है सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र का 13.3%। हालांकि कम हुआ है, एक समय महाराष्ट्र का कंट्रीब्यूशन भारत के जीडीपी में 15% था, लेकिन अभी जो है वो है 13.3%। उसके बाद आंध्रा और तेलंगाना मिला के है, तो ये आंध्र प्रदेश 9.7%। आंध्रा तेलंगाना मिला के वो एक उसमें का है। यूपी का है 9.5%, 9.5%, राइट। तो इनका कंट्रीब्यूशन भारत में जीडीपी में सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा है 13.3%। एक क्वेश्चन तो ये आ जाएगा। उसके बाद ये पूछेंगे कि सबसे अमीर राज्य है, सबसे गरीब, फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें आपको ये वाला कॉलम देखना है। सबसे अमीर राज्य है भारत का सिक्किम। अगेन पर कैपिटा इनकम के हिसाब से बात कर रहा हूं। पर कैपिटा इनकम भारत में कितना कमाता है एक व्यक्ति एक साल में? 2.12 लाख। सिक्किम में इस फिगर का 320% कमाता है, ठीक है ना। इस फिगर से बहुत ज्यादा है वहां पे पर कैपिटा इनकम, इस फिगर का 320% है। अगर किसी का 100% से कम है तो मतलब इस फिगर से कम है, राइट। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे कम आप देख सकते हैं बिहार में सिर्फ 32%, इस फिगर का सिर्फ 30%। यानी बिहार में पर कैपिटा इनकम कितनी होगी? अराउंड 60,000, 60,000 के आसपास। समझ में आया? तो सबसे कम आप देख सकते हैं इस टेबल में जो है वो बिहार का ही है, 32.8%, 32.8%। फिर सिक्किम के बाद भारत का सबसे अमीर राज्य कौन सा है? गोवा। गोवा में आप देख सकते हैं 290%, इस फिगर का 290% पर कैपिटा इनकम है। तीसरे नंबर पे है दिल्ली। दिल्ली में कितना है? 250%, 250%। और फिर है चंडीगढ़ 235% के आसपास। टॉप 3 याद रख लीजिए, सिक्किम, गोवा और दिल्ली। ये सबसे रिचेस्ट है, ये सबसे रिचेस्ट है। फिर इसमें कुछ और भी फिगर्स बताए गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल काफी डिक्लाइन हुआ है। अगर मैं वेस्ट बंगाल की बात करूं तो 1960-61 में 10.5% कंट्रीब्यूशन था इंडिया के जीडीपी में वेस्ट बंगाल का, यानी 10.5% भारत का जीडीपी वेस्ट बंगाल से आता था। लेकिन अभी 2023-24 जो लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है सिर्फ 5.6%, सिर्फ 5.6%। फिर पंजाब का बहुत बुरा हाल है इस रिपोर्ट के हिसाब से। काफ़ी डिटेल में पढ़ी है रिपोर्ट, लेकिन मैं आपको सिर्फ उतना बताऊंगा जितना आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी होगा, राइट। तो पंजाब काफ़ी स्टेगनेंट जो है वो हो गया है। उसकी पर कैपिटा इनकम 106% है ऑफ द नेशनल एवरेज।
हरियाणा बहुत आगे निकल गया है। हरियाणा का जो पर कैपिटा इनकम है 176% ऑफ द नेशनल एवरेज है, यानी जो मैंने 2 लाख बताया था 2.12 लाख, हरियाणा में उसका 176% है, लेकिन पंजाब में लगभग उतना ही है, यानी 100% के आसपास ही है। तो सिक्किम का सबसे ज़्यादा है, गोवा का उसके बाद। और पुअर राज्यों में अगर बात करें, मतलब अब जैसे बिहार का जो कंट्रीब्यूशन है भारत के जीडीपी में वो सिर्फ 4.3% है। तो इस तरह का भी काफ़ी ज़्यादा डेटा इसमें दिया गया है। फिर इसमें फास्टेस्ट ग्रोइंग तेलंगाना को कहा गया है। तेलंगाना का जो ग्रोथ था वो फाइनेंशियल ईयर 24 में 9.2% था, 9.2%। सर्विस सेक्टर बहुत अच्छा है तेलंगाना में, इसलिए इसका ग्रोथ काफ़ी अच्छा है इस रिपोर्ट के हिसाब से। गवर्नमेंट ने कौन सी कंपनी है जिसको बेच दिया है? जापान की कंपनी कोनाके ट्रांसपोर्ट को 320 करोड़, यानी प्राइवेटाइजेशन। तो ये कंपनी जो है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर काम करती है और एमएसटीसी की सब्सिडरी कंपनी है, इसका नाम है फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड। ठीक है, फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड को भारत सरकार ने जापान की कंपनी को बेच दिया है 100%, और ये डील हुई है 320 करोड़ रुपीज में। ये एक मिनी रतन कैटेगरी 2 कंपनी है, फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड। भारत ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में अभी क्लीन इकोनॉमी, फेयर इकोनॉमी और आईपीएफ ओवर आर्चिंग अरेंजमेंट को साइन करा है। आईपीएफ के 4 पिलर है, कौन सा नहीं है? पिलर नंबर 1 ट्रेड है, पिलर नंबर 2 है सप्लाई चेन रेजिलियंस, पिलर नंबर 3 है क्लीन इकोनॉमी, और पिलर नंबर 4 है फेयर इकोनॉमी। डिजिटल इकोनॉमी एक पिलर इनमें नहीं है। 14 कंट्री मेंबर है आईपीएफ के। मई 2022 में संगठन बना था आईपीईएफ, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। अभी डेलावेयर में ये सारे एग्रीमेंट साइन हुए हैं। डेलावेयर में क्वाड समिट भी हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी वहां पे गए थे, तो वहां पे ये सब बातें भी हुई, राइट। तो आईपीईएफ जो है उसके 4 पिलर हैं, चारों पिलर आपको याद रखने हैं। 14 कंट्रीज जो हैं इसके मेंबर हैं। 23 मई 2022 को ये संगठन टोक्यो जापान में बना था, एंड ऑफ कोर्स जापान भी इसका मेंबर है। तो 4 पिलर कौन से हैं और चारों के नंबर क्या हैं वो सब भी आपको याद रखना है। अभी पहली ऑनलाइन ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनी कौन सी है जो ओएनडीसी पे अपना सामान बेचेगी, अपनी सर्विसेज देगी? इसका नाम है ईज माई ट्रिप। तो ईज माई ट्रिप ने एक अपनी सब्सिडरी कंपनी बनाई है, इसका नाम है scanmytrip.com। scanmytrip.com के थ्रू जो है वो ओएनडीसी पे अपना सामान बेचेगी, अपनी सेवाएं जो है वो बेचेगी, जैसे फ्लाइट्स, होटल बुकिंग्स वगैरह आप ओएनडीसी पे करवा सकते हैं। ईपीएफओ, अगर आपका प्रोविडेंट फंड अकाउंट है तो आप अब कितना पैसा, अगर आपकी पर्सनल फाइनेंशियल नीड्स हैं तो निकाल सकते हैं। तो आप पहले 50,000 निकाल सकते थे सिर्फ, अब आप 1 लाख रुपए निकाल सकते हैं। तो अमाउंट डबल कर दिया है। और पहले ये कंपलसरी था कि आप 6 महीने मिनिमम आपको सर्व किए हुए होने चाहिए नौकरी में, तभी आप पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके 6 महीने पूरे नहीं हुए तब भी आप पैसा निकाल सकते हैं। तो 6 महीने वाली लिमिट को रिलैक्स कर दिया है और अमाउंट को डबल कर दिया है। अमाउंट को जो है वो डबल कर दिया है। अभी ईपीएफओ पे आपको 8.25% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर आता है ईपीएफओ। इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने त्रिपुरा को लोन दिया है 530 करोड़ का फॉर मैनेजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इन 12 सिटीज? ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई जो त्रिपुरा में 12 शहरों में सुनिश्चित की जाएगी। बेसिकली त्रिपुरा में एक स्कीम चल रही है जिसका नाम है मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्राकल्प। मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्राकल्प में बहुत सारी चीजें हैं, उनमें से एक है कि पीने के पानी की सप्लाई हो। 12 शहरों में 75,000 फैमिलीज को सहायता मिलेगी इससे। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लोन दिया है 530 करोड़ रुपीज का। भारत 6th लार्जेस्ट मार्केट बन गई है मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स में। नंबर 1 कौन है? नंबर 1 अमेरिका है, 63% इसका शेयर है इस इंडेक्स में। इंडिया चाइना को पीछे छोड़ के अब 6 नंबर पे आ गया है। 2.35% इंडिया का शेयर है, 2.24% चाइना का, यानी इंडिया का 11 बेसिस पॉइंट ज्यादा है कंपेयर टू चाइना। तो ये जो हमारे बॉन्ड्स होते हैं, जो हमारे मतलब उनको इंडेक्सिंग करता है, ये अलग अलग टाइप की जो कंपनियां हैं उनको, मतलब खास तौर पे जो लार्ज और मिड कैप स्टॉक्स होते हैं उनको ये ट्रैक करता है। MSCI ACWI IMI इंडेक्स। इनमें से चेयरमैन कौन बना है एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस का, जो बीजिंग में ऑर्गेनाइजेशन है और म्यूचुअल कोऑपरेशन के लिए बनी थी ऑडिटिंग सेक्टर में? तो ये बने गिरीश चंद्र मुर्मू 3 साल के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन के। लगभग 11 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक के हिसाब से भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहा? ये रिपोर्ट 2 बार आती है साल में, अप्रैल और सितंबर। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, तो जो साल खत्म हो चुका है फाइनेंशियल ईयर 2024 उसमें 7%, और फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात करूं तो 7.2%। 7.2%। इंडिया फॉरवर्ड इमर्जिंग पर्सपेक्टिव्स, इंडिया जो है वो 2030-31 तक 2 चीज होगा। एक तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा अमेरिका और चाइना के बाद, और भारत एक अपर मिडिल इनकम कंट्री बन जाएगा। अभी भारत एक लोअर मिडिल इनकम कंट्री है। ये रिपोर्ट किसने दी है? ये रिपोर्ट स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल ने दी है। और इसमें यह भी कहा है कि भारत का जो जीडीपी ग्रो करेगा, अभी जो चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 2025, वो करेगा 6.8%।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दामोदर वैली कॉर्पोरेशन एक प्रोजेक्ट बना रहा है, थर्मल पावर प्रोजेक्ट। कहाँ पे बना रहा है? तो ये कोडरमा में बना रहा है, झारखंड में। उसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लोन दिया है 10,050 करोड़ का। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। यहाँ पे 2 यूनिट लगेंगी 800 मेगावाट ईच, यानी टोटल कैपेसिटी होगी 1600 मेगावाट। इनमें से कौन से इनमें से मेघालय को कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने लोन दिया है? $50 मिलियन। वहाँ पे जो क्लाइमेट एडेप्टिव कम्युनिटी बेस्ड वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट है, जिसमें वहाँ पे बहुत सारे वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे, पानी जो है बारिश का उसको स्टोर करने के लिए। तो ये लोन मेघालय को दिया है अभी अभी, अगेन एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। तो आंसर है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अभी अभी लॉस एंड डैमेज फंड, इसका पहला डायरेक्टर कौन बना है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉस एंड डैमेजेस फंड कब बना था? तो 2022 में COP27 हुआ था इजिप्ट के शहर शर्म अल शेख में। वहां पे डिसाइड हुआ कि एक लॉस एंड डैमेजेस फंड बनाया जाए। जो पुअर कंट्रीज हैं, अगर वहां पे क्लाइमेट चेंज के कारण डैमेज हो गया, कोई सुनामी आ गया, कुछ ऐसा हो गया, अकाल पड़ गया, बाढ़ आ गई, तो लॉस एंड डैमेजेस फंड पैसा रिलीज करेगा। तो लॉस एंड डैमेजेस फंड के अभी बैठक हुई थी इनकी बोर्ड की, और इसका लॉस एंड डैमेजेस फंड का हेडक्वार्टर फिलीपींस में होगा। फिलीपींस में ही इनकी मीटिंग अभी हुई थी बोर्ड ऑफ मेंबर्स की। तो 4 साल के लिए प्रेसिडेंट बने हैं इसके, सेनेगल के पर्सन है। सेनेगल एक अफ्रीका का कंट्री है। तो इनका नाम है इब्राहिम शेख डियोंग, इब्राहिम शेख डियोंग। और लॉस एंड डैमेजेस फंड की बैठक फिलीपींस में हुई थी, राइट। इनफैक्ट इसका नाम भी अब चेंज हो गया, पहले इसको लॉस एंड डैमेजेस फंड बोलते थे, अब इसको बोलते हैं फंड फॉर रेस्पॉन्डिंग टू लॉस एंड डैमेज। तो वर्ल्ड बैंक भी इसे सपोर्ट कर रहा है, इस फंड को, इसमें काफी पैसा आता है। और एक फंड और आपको याद रखना है जो सिडबी ने बनाया है एमएसएमईज के लिए, जिसका नाम है फाइनेंसिंग मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन प्रोजेक्ट्स फंड। इसमें $1 बिलियन रखा जाएगा, और इसमें अभी $215.6 मिलियन कंट्रीब्यूट करा है ग्रीन क्लाइमेट फंड ने, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्लाइमेट फंड है, जिसका हेडक्वार्टर साउथ कोरिया के शहर इंचियोन में है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर किसके साथ मिलकर उन्होंने क्लाइमेट एंड हेल्थ सॉल्यूशंस इंडिया कॉन्क्लेव का आयोजन दिल्ली में किया? तो आप देख सकते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मिलकर किया। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर एक संगठन आता है सेंट्रल सिल्क बोर्ड, इसने प्लेटिनम जुबली मनाई। इस उपलक्ष्य में एक सिक्का जारी किया गया, कितने रुपए का था? तो ये 75 रुपीज का सिक्का था। ये 50% सिल्वर, 40% कॉपर, 5% निकल और 5% जिंक का बना। इसका वजन है 35 ग्राम और इसका डायमीटर है 44 मिलीमीटर, 44 मिलीमीटर, राइट। तो 75 रुपीज का ये सिक्का है। सेंट्रल सिल्क बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? सेंट्रल सिल्क बोर्ड का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। सेंट्रल सिल्क बोर्ड एक काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सिल्क को प्रमोट करता है ग्लोबली भारत की तरफ से। टैक्स इवेजन, जो टैक्स इवेड हो रहा है, राइट, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो वो बढ़ के अब 2 लाख करोड़ पहुंच गया फाइनेंशियल ईयर 24 में, लगातार बढ़ रहा है ये। तो सबसे ज्यादा कौन से शहर में टैक्स इवेजन हुआ जीएसटी का? तो ये मुंबई में हुआ, 70,985 करोड़। मुंबई के बाद दूसरे नंबर पे कौन था? दिल्ली, 18,000 करोड़। तीसरे नंबर पे पुणे, चौथे नंबर पे गुरुग्राम, पांचवें नंबर पे हैदराबाद। तो मैक्सिमम जीएसटी इवेजन जो है वो इन शहरों से हो रहा है। बाकी सबसे ज्यादा जीएसटी इवेजन अगर मैं सेक्टर की बात करूं तो ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग में बात करें तो 81,000 करोड़ से ज्यादा का टैक्स इवेजन था। दूसरे नंबर पे था बीएफएसआई सेक्टर, यानी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर, जिसमें था ऑलमोस्ट 19,000 करोड़ का। फिर जीएसटी इवेजन किस तरह का हुआ? तो सबसे ज्यादा था नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, यानी जीएसटी नहीं भरना, 46% केसेस इसी के थे। दूसरे नंबर पे था फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेना, उसके केसेस थे 20%। इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने $70 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करा है भारत के प्राइवेट सेक्टर में टू एनहांस द हेल्थ सिस्टम, इंक्रीजिंग एक्सेस टू अफोर्डेबल हाउसिंग एंड सपोर्टिंग स्मॉल बिजनेसेस? तो ये करा है अभी अभी डीएफसी ने, यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो वॉशिंगटन डीसी में है। तो $70 मिलियन को ब्रेक डाउन करते हैं। इन्होंने 2 इन्वेस्टमेंट करी हैं। एक $20 मिलियन का लोन इन्होंने दिया है पेनेशिया बायोटेक कंपनी को, जो रिसर्च वगैरह भी कर रही है। पेनेशिया बायोटेक डेंगू की डेंजी ऑल वगैरह वैक्सीन पे भी रिसर्च कर रहे हैं लोग। और उसके बाद $50 मिलियन का जो इन्होंने दिया है वो वास्तु हाउसिंग फाइनेंस को दिया है। तो ये 2 हो गए, टोटल हो गया $70 मिलियन। इनमें से कौन से बैंक ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट बनाया है? वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर, इसका नाम रखा है अदिति। तो ये है बैंक ऑफ बड़ौदा। 3 चीजें बनाई है इन्होंने, एक तो अदिति है, ये वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर है, राइट, मल्टीलिंगुअल 24/7 मल्टीलिंगुअल सपोर्ट आपको देगी, ऑडियो वीडियो चैट बेस्ड असिस्टेंस आपको देगी, डिजिटल अवतार है इसका एक। फिर है ज्ञान सहाय .ai, ज्ञान सहाय .ai ये नॉलेज मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। नॉलेज मतलब ही होता है ज्ञान। तो एम्प्लॉइज जो हैं उनको इंस्टेंट और एक्यूरेट रेस्पॉन्सेज मिलेंगे। बैंक के जो प्रोडक्ट, पॉलिसी, प्रोसेसेस सब इस पे होंगे, तो जो बैंक के एम्प्लॉइज हैं वो कस्टमर क्वेरीज को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। और आदि नाम का चैटबॉट एक और लॉन्च हुआ है। ये जनरेटिव एआई पावर्ड चैटबॉट है। ये भी कस्टमर्स को उनकी क्वेरीज डिजिटली सॉल्व करने में हेल्प करेगा।
सुमन कटपालिया कौन से बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ फिर से बन गए? ये बैंक है इंडस इंड बैंक, पहले भी यही थे, तो 3 साल के लिए इनको फिर से अपॉइंट किया गया एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ। गोपाल श्रीनिवासन गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ बने हैं, चेन्नई बेस्ड कंपनी है। और मिस्टर वी वैद्यनाथन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सीईओ बने हैं। आई बस नेटवर्क ने 280 करोड़ रुपए का लोन लिया है अभी। आई बस नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड किससे लिया है? आई बस ने, याद रखिए, आई बस ने जो ये लोन लिया है वो आईएफसी से लिया है, जो कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है, राइट? वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उससे ये लोन लिया है। अभी अभी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए एक शपथ पत्र साइन करवाया गया। तो जो बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो हैं, उन्होंने कहा है कि वो $386 बिलियन का लोन देने को तैयार है, टोटल सब मिला के। तो इसमें बहुत सारे कंट्रीज ने टारगेट रखे हैं। 100 गीगावाट 2030 तक किसने टारगेट रखा है? भारत का टारगेट है 500 गीगावाट, यानी भारत जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी बनाएगा उसकी 20% ये कंपनी बनाएगी, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो रिलायंस ने टारगेट सबसे ज्यादा लिया था 100 गीगावाट। दूसरे नंबर पे एनटीपीसी ने लिया है 41.3 गीगावाट। तीसरे नंबर पे रिन्यू पावर 40 गीगावाट। रिन्यू पावर वही कंपनी है जो माइक्रोसॉफ्ट को भी रिन्यूएबल एनर्जी बेच रही है, सुमन सिन्हा की कंपनी है। और उसके अलावा विंड पावर का टारगेट सबसे ज्यादा अदानी ग्रुप ने रखा 3.9 गीगावाट। तो भारत की ऑलरेडी 200 गीगावाट हो चुकी है, 500 गीगावाट हमें अचीव करनी है 2030 तक। अगर फंडिंग की बात करूं तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन सबसे ज्यादा पैसा लगाएगा 6 लाख करोड़, इराडा लगाएगा 5 लाख करोड़, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लगाएगी 3 लाख करोड़। तो ये कमिटमेंट सबसे ज्यादा जो करी है आरईसी ने करी है, फिर इराडा ने, और फिर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। बैंकों में बात करें तो एसबीआई लगाएगा सबसे ज्यादा 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा रिन्यूएबल एनर्जी में। फिर पंजाब नेशनल बैंक करेगा 79,000 करोड़। प्राइवेट इन्वेस्टर्स की बात करें तो ब्रुकफील्ड इन्वेस्ट करेगा 54,000 करोड़। मुंबई की कंपनी है श्रीराम फाइनेंस, उन्होंने राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जेबीएम इको लाइफ मोबिलिटी एक कंपनी है, पलवल में इनका प्लांट है हरियाणा में, जहां इलेक्ट्रिक बसेस बनती हैं, 20,000 बस हर साल बनती हैं। तो अभी इन्होंने फंडिंग ली है $100 मिलियन की एशियन डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से। फोन पे कंपनी जो है वो सिंगापुर की लिक्विड ग्रुप के साथ उन्होंने पार्टनरशिप करी है यूपीआई को क्रॉस बॉर्डर बनाने के लिए। इससे पहले भारत ने सिंगापुर की ही कंपनी पे नाउ के साथ भी पार्टनरशिप करी थी यूपीआई को लोकप्रिय बनाने के लिए। ये था हमारा वीडियो सितंबर का पार्ट 2 हिंदी में। मिलते हैं, सितंबर का यहाँ पे खत्म हो गया है, अब हम अक्टूबर के पार्ट 1 में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।